कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फंक्शंस ऑफ आरबीआई, यही पढ़ रहे थे ना आप? कुछ लोग इसमें से बीच में कहाँ गैप कर देते हैं, आप लोग गैप मत किया कीजिए, मामला गड़बड़ हो जाएगा, समझ नहीं पाइएगा, है ना। अच्छा लाइव देखते हैं जो लोग गैप करते हैं या नहीं देखते हैं लाइव? अच्छा आप लोग को लाइव ना मिलता है, लेकिन बैकअप ले लेना चाहिए आप लोग को, जो क्लास छूट रहा है, नहीं तो मामला गड़बड़ाएगा, ठीक है, समझ नहीं पाइएगा आप लोग। खासतौर पे इकोनॉमी का तो ऐसा सीन है, यदि आप एक चीज़ नहीं समझेंगे तो दूसरा नहीं आएगा, है ना। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आरबीआई हम लोगों ने पढ़ा था। आरबीआई के दो फंक्शंस हमने बताया था। पहला क्या बताया था? इशूइंग ऑफ करेंसी, है ना, करेंसी को कैसे आरबीआई इशू करता है, कौन कौन से बिहाफ पे करता है। एक आध दो क्वेश्चन पूछते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। करेंसी इशू करने का अधिकार निम्न में से किसका है? ए आरबीआई, बी भारत सरकार, सी वित्त मंत्रालय, डी एक से अधिक। क्या होगा इसका आंसर बताइए? एक से अधिक, सबका एक से अधिक, हाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आए तो एक से अधिक मारना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आरबीआई क्या करता है, कौन कौन सा नोट जारी करता है? 2 रुपए से लेके 10,000 तक, ठीक है। आरबीआई अभी कितना नोट जारी करता है, कहां से कहां तक? अभी 500 तक। ध्यान देंगे क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन ऐसा है, आरबीआई नोट जारी करता है और दोनों ऑप्शन रहेगा, तो अभी कहां कितना से कितना तक करता है? दूसरा क्वेश्चन ऐसे है, आरबीआई अपने अधिकार क्षेत्र में कितना से कितना तक नोट जारी कर सकता है? ठीक है, क्वेश्चन यहीं से घुमा देगा। बीपीएससी टफ कर रहा है तो क्वेश्चन हो सकता है ऐसा भाषा में बदले। चलिए दूसरा बात, मॉनेटरी पॉलिसी निम्न में से कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, आरबीआई, भारत सरकार, कौन? आरबीआई। वित्त मंत्रालय एक साल में कितना बार आता है? मॉनेटरी पॉलिसी हैं, लैग कर रहे हैं आप लोग। हाँ, इसको बाई मंथली पॉलिसी बोलते हैं। 2 महीना में एक बार आता है, पहले आता था 3 महीना में एक बार, लेकिन अब 2 महीने में एक बार आता है। सॉरी, फिजिकल पॉलिसी एनुअली आता है, हाँ बिल्कुल ये सही बात। राजकोषीय नीति साल में कितने बार आता है? एक बार। इज इट क्लियर? अच्छा, अब इसके अलावा आप बताइए, अभी व्यापार नीति, कौन सा व्यापार नीति कार्यरत है? आपके टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, 22 से 27 टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। टेस्ट देते हैं आप लोग यहाँ की नहीं देते हैं? तो टेस्ट दिया कीजिए आप लोग, किसी तरह जो भी है टेस्ट देना बहुत जरूरी है। क्या अलग पता नहीं है, आप लोग रिसेप्शन पे पता करिए, टेस्ट नहीं छोड़ना है। टेस्ट छोड़िएगा तो मामला गड़बड़ाएगा। टेस्ट से आप अपना आकलन कर पाएंगे कि हम कहाँ हैं, ठीक। और टीचर पढ़ा रहा है वो आपके काम का पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, कैसे पता चलेगा? टेस्टवा दीजिएगा तब ना पता चलेगा। या कहीं का टेस्ट देते हैं नहीं आप लोग? देते हैं ना, क्या स्कोर रहता है? अच्छा, पढ़ाया हुआ अभी तक हमारे इकोनॉमी से 2-3 चैप्टर पढ़ाए आया है नहीं आया है? क्या इससे पहले गलती हो जा रहा था? चलिए अब नहीं होगा, क्रैश कोर्स वाला पूरा कर लीजिएगा ना, इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन गलती नहीं होगा। दूसरा बता देंगे करंट में कौन सा सेक्शन पढ़ना है, नहीं होने वाला है गलती, ठीक। 2-3 जगह से खूब क्वेश्चन आता है। प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग योजना से क्वेश्चन आता है, समझ रहे हैं? नीति आयोग योजना। आज हम कोशिश करेंगे आरबीआई का सेकंड फंक्शन खत्म करने के बाद वो 30 से 40 मिनट का, प्लानिंग कमीशन से नहीं आता है, प्लानिंग से आता है, समझ गए? प्लानिंग से 4-5 थियरी काम करती है। अब जयप्रकाश बाबू की थियरी और गांधी जी की थियरी, उसके बाद उसी में बदला हुआ इनका एपीजे अब्दुल कलाम की थियरी, इन सब से क्वेश्चन बना लेता है। तो इन सब पे भी आज बात करेंगे। लास्ट में सोचेंगे कि 40-45 मिनट में वो सारा प्लानिंग वाला सेक्शन खत्म कर दे, ठीक। आरबीआई से आता है। आरबीआई से 2 फंक्शन हमने आपको बताया, पहला इशूइंग ऑफ करेंसी, दूसरा क्या था? दूसरा फंक्शन क्या था आरबीआई का? मैनेज मॉनेटरी पॉलिसी, यही था ना जी। तो दूसरे फंक्शन का आरबीआई का सेकंड कार्य देखेंगे, आरबीआई फंक्शन ऑफ आरबीआई, फंक्शन ऑफ आरबीआई, ठीक। पहला हमने क्लियर कर लिया था एक, दूसरा हम देख रहे हैं। दूसरा क्या बताया था मैंने? मैनेज मॉनेटरी पॉलिसी, लिख लीजिए सीधे मॉनेटरी पॉलिसी। पॉलिसी भी मैं कल बता चुका था। सरकार कितनी पॉलिसियों पे काम करती है? कौन कौन सी? फिजिकल नहीं बोलते हैं, फिजिकल बोलते हैं। फिजिकल, मॉनेटरी, ट्रेड पॉलिसी, सबको याद रखना है, ठीक। बेसिकली प्री में क्वेश्चन ये आता है कौन मंत्रालय किसको मैनेज करता है, तीनों बताया था मैंने कल।
मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई मैनेज करता है, फिजिकल पॉलिसी वित्त मंत्रालय मैनेज करता है, और ट्रेड पॉलिसी कौन, ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री करता है। ठीक, ट्रेड, हाँ, सीपीआई और एमपीआई। अच्छा, सीपीआई अभी हम लोग बात करेंगे, हाँ आरबीआई ही करेगा, वो आरबीआई ही करता है, लेकिन इसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो होते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का भी रोल होता है, दोनों कंसेंट से करते हैं। जारी करेगा आरबीआई ही, लेकिन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हम समझ रहे हैं आप कहाँ से पूछ रहे हैं, एमएसपी और सीपीआई से पूछ रहे हैं, उस थोड़ा सा अलग सीन है, उसको हम लोग बात करेंगे अच्छे से। क्यों हुआ, आप जब हम आपको पहला क्लास में बता रहे थे कि 1947 में एग्रीकल्चर इंडिया में डिपेंड कहाँ कितना था, 85 से 90% लोग किस पे डिपेंड थे, इसीलिए कृषि मंत्रालय को ये जिम्मा दिया गया कि सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और एमएसपी तैयार करने की जिम्मेदारी में वित्त मंत्रालय किससे कंसेंट करेगा, एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से। इसीलिए इन दोनों के अभी भी, हालांकि क्वेश्चन आएगा तो आपको मारना एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, क्लियर बता रहे हैं आप। यदि एमएसपी कौन तय करता है तो कब, हाँ ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसीलिए डब्ल्यूपीआई जो होता है और सीपीआई दोनों एग्रीकल्चर के बिहाफ पे ही होता है। ठीक, इसीलिए क्योंकि उस वक्त सबसे ज्यादा इनकम कहाँ से था, 1947 में सबसे ज्यादा इनकम कहाँ से था, एग्रीकल्चर से था, इसीलिए ये प्रथा चलते आ गया। अब क्या किया जाता है, मीटिंग में दोनों लोगों को बुला लिया जाता है, दोनों लोगों के बाद कंसेंट से रख दिया जाता है। खैर, इस पे हम लोग अलग से बात करेंगे उस पर। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में मुख्य रूप से मैं बता चुका हूं, मैनेज कौन करता है, फिनांस मिनिस्ट्री, पता ही है। और कब आता है मित्रों, बाई मंथली। अब इसमें होता क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्यों लाया जाता है, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी भारत सरकार क्यों लाती है, अर्थात आरबीआई क्यों लाती है, इसके पीछे क्या लॉजिक रहता है। मैंने लिखवाया था ये मॉनेटरी पॉलिसी क्यों लाया जाता है, लिखिए, इसको लिख लीजिए, ये अच्छा है, इससे क्वेश्चन आता है। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति भारत सरकार, हम इंग्लिश भी बोल दूंगा, रुक जाइए। मौद्रिक नीति भारत सरकार बाजार में मुद्रा के बहाव को, बाजार में मुद्रा के बहाव को नियंत्रण करने के मकसद से लाती है। इंग्लिश वाले लोग हैं, अच्छा लिखिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी पब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ मैनेज द मनी फ्लोइंग इन मार्केट, मनी फ्लोइंग इन मार्केट, सॉरी, लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो वो पैसे से ही ना लिक्विडिटी आता है, इतना बड़ा बात बोलने से बड़ी आसानी से सीखी है ना, मुद्रा के बहाव को मैनेज करने के लिए। ठीक, लिक्विडिटी थोड़ा सा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि दो तरीके से सरकार अपनाती है, समझ गए ना, दो तरीके से अपनाती है। जो पहला है, इसको नहीं पढ़ना है, मेंस का हिस्सा है, तो हम इसको स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं। इसमें बहुत पढ़ेंगे तो डीप 1 घंटा हमें इसी पे बताना पड़ जाएगा। इसमें क्या होता है कि पहला वाला जो पॉलिसी होता है, उसमें सरकार क्या करती है कि नैतिकता के आधार पे इसको मैनेज करती है, एथिकल। जैसे ऐसा हो गया कि टाटा के पास पैसा ज़्यादा हो गया, टीसीएस के पास पैसा ज़्यादा हो गया, तो सरकार क्या करेगी, इसकी पूरा सर्वेक्षण करा के और कहेगी सुनो ऐसा करो, हम तुम्हारे ऊपर शेष बढ़ा दे रहे हैं। शेष आप लोग जानते हैं, शेष जानते हैं आप लोग, शेष सरचार्ज नहीं जानते हैं, शेष और सरचार्ज नहीं जानते हैं आप लोग, दोनों अलग चीज होता है। टैक्स में हम बताएंगे, ठीक है, टैक्स में बताएंगे ये बेसिकली होता क्या है, अच्छे से टैक्स पढ़ेंगे, कल टैक्स स्टार्ट कर देंगे। ये दोनों बढ़ा दिया जाता है कुछ कंपनियों पे, तो इनका जो पैसा होता है टैक्स से ज़्यादा। अच्छा, टैक्सेशन के बारे में आप लोग जानते हैं, टैक्स अभी कितना लगता है, सबसे हाईएस्ट टैक्स भारत में कितने पे लगता है, नहीं पैसा 28%। आप जीएसटी स्लैब बोल रहे हैं, इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स के बारे में जानते हैं आप लोग, सबसे ज्यादा पैसा पे 8 लाख से स्टार्ट होता है। नहीं भाई, गलत है आप लोग, नहीं 3 लाख से नहीं है, 5 से 6 लाख पर 5% है, 6 से 8 लाख पे 10% है। अभी वो सब स्लैब बताएंगे, कल है टैक्स स्टार्ट कर देंगे, लेकिन बेसिकली नॉलेज के लिए आप जान लीजिए, ये सेस और सरचार्ज ना कंपनी जो सरकार है, भारत सरकार इसलिए लगाती है कि जब आपका इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा होने लग जाता है, तो भारत सरकार ने एक पॉलिसी लाया है, भारत सरकार ने अपने टैक्सेशन सिस्टम में एक सिस्टम लगा रखा है कि यदि 1 करोड़ से ज़्यादा आप कमा रहे हैं और सरकार को ये लगेगा कि आप 1 करोड़ से ज़्यादा कमा रहे हैं और आप टैक्स कम दे रहे हैं, मतलब 30% ही अधिकतम टैक्स, इनकम टैक्स कितना है मित्रों, 30%। 30% से ज़्यादा टैक्स का प्रोविजन है अपने, नहीं है, तो सरकार क्या लगाती है, सेस और
सरचार्ज, कहती है आप शेष और सरचार्ज दे दीजिए, आप बहुत कमा रहे हैं। आप समाज के जैसे ऐसे समझ लीजिए, किसी परिवार में एक बेटा जो है, देखिए 4 बेटे हैं, सबका बराबर बराबर हिस्सा है। एक बेटा 1 लाख कमाता है और एक बेटा 10,000। तो जो 1 लाख कमाता है, तो देखिएगा बाप जब कोई जरूरत पड़ता है घर का, बाबू बहुत जरूरी है कुछ पैसा दे दो। उसी तरह भारत सरकार कहती है कि सब लोग कमा रहे हैं, लेकिन तुम 1 करोड़ से ज़्यादा कमा रहे हो, तो जरूरत है किस 2 चीज़ों के लिए शेष लिया जाता है, सरचार्ज 2 चीज़ों के लिए लिया जाता है। किन किन चीज़ों के लिए सरचार्ज लिया जाता है? पहला स्वास्थ्य के लिए और दूसरा शिक्षा के लिए। स्वास्थ्य और शिक्षा का बहाना बना के सरकार उससे पैसा खींच लेती है। बात समझ गए? तो वो होता है इसको मैनेज करने में जो पहली पॉलिसी होती है। हालांकि इस पे पढ़ना है, लेकिन मेंस में पढ़ना है, इसीलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। दूसरा जो तरीका होता है सरकार का मैनेज करने का, मॉनेटरी पॉलिसी और बाजार में मुद्रा का बहाव का मैनेज करने का, वो ज़्यादा जानना है, उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके प्री में, है ना। तो उसको जानेंगे क्या होता है मित्रों, बताइएगा किस तरीके से सरकार मैनेज करती है। जानते हैं आप लोग? कल बताए थे आप, तो जानते हैं इसको। आरआर क्या होता है? रेपो रेट। बीआर क्या होता है? ये क्या होता है? ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट। एलएएफ क्या होता है? एडजस्टमेंट फैसिलिटी होता है। ठीक, 1 2 3 4 और क्या बच गया? और क्या बच गया? सीआरआर। मुख्य रूप से यही होता है। बाकी एमएसएफ भी डाल लीजिए। एमएसएफ बहुत जरूरी नहीं है पढ़ना, लेकिन डाल लीजिए आपका मन है तो। ये चारों पांचों 2 2 4 2 6 एक साथ। बेसिकली एमएसएफ का बहुत इम्पैक्ट मार्केट पे कम रहता है, फिर भी हम लोग देख लेंगे। देखिए इकोनॉमिक्स में एक वर्ड सीख लीजिएगा, जहां मार्जिनल नाम आ जाए समझ लीजिए कि वो यूनिक है। एम मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब इकोनॉमी में होता है हम नॉर्मल से हटके एक्स्ट्रा पे बात कर रहे हैं, समझ गए। तो एम वाला जो सेक्शन होगा ना, वो इकोनॉमी पे बहुत कम इफेक्टिव होता है, इसलिए इसको नहीं हो पढ़िएगा तो मामला आपका बन जाएगा। चलिए इन चारों 2 2 4 2 6 पॉइंट है, इनको सीखेंगे क्या होता है। बेसिकली यहीं से क्वेश्चन आता है और इन्हीं को ध्यान से सीखना है हम लोगों को। तो अगला आप लोग टॉपिक देंगे क्या? आरआर, है ना। सर हिंदी वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। पूर्णिमा सिंह को क्या रिपीट करना है भेजिए, हम रिपीट कर देंगे। वैसे वीडियो में तो फैसिलिटी है, आप पीछे जाकर देख सकते हैं, हैं? वीडियो में तो फैसिलिटी होता है। हमने क्या कहा? आरआर नहीं, पहले बैंक रेट, बीआर पहले पढ़ेंगे। क्या होता है बैंक रेट? बताएंगे क्या होता है बैंक रेट? कोई बैंक रेट के बारे में बताइए। बैंक लोन लेता है, लोन का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, मेन कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होगा, बताइए। अच्छा चलिए, वो सब आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ है, आप आगे बढ़ गए हैं, ज़्यादा पीछे छोड़ गए हैं, कॉन्सेप्ट को छोड़ रहे हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, एक स्टोरी छोटा सा, उसके बाद इस पे आएंगे। आपको पता है कि बेटा कामयाब हो या नाकामयाब हो, इसकी जिम्मेदारी किसको है? बाप को। बाप को है ना। और बैंकिंग के मामले में बाप कौन है? आरबीआई। ये रहा आरबीआई। इसके कुछ निकम्मे बेटे हैं जो रोड पे इधर उधर घूम रहे हैं, वो कौन है? बैंक। आरबीआई ने कहा कि ऐसा करते हैं, ये हमारे जो निकम्मे बेटे हैं इनको कुछ काम देते हैं। ठीक, बाप को देखिएगा, जब बेटा बड़ा हो जाता है तो बाप की चिंता बढ़ जाती है, या तो इसको कुछ बिजनेस करा दे, या तो इसको पढ़ा लिखा कामयाब करा दे, या इसको कहीं ना कहीं हम सेट करा दे। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? बाप को। आरबीआई को ये चिंता होने लगी कि ये निकम्मे हैं, घूम रहे हैं, यदि इनको सेट नहीं कराएंगे तो हो सकता है चोरी करेगा, कुछ और करेगा। करेंसी इशू करने का काम किसको रहा मित्रों? आरबीआई को। तो बाप ने कहा कि काम मेरा है करेंसी इशू करने का काम। ठीक, तो क्या आरबीआई डायरेक्ट करेंसी खड़ा करा के लोगों को दे देती है क्या? लाइन में खड़ा करा के आरबीआई का ब्रांच खुला और सबको पैसा बांट दिया? ऐसा तो आरबीआई नहीं करती है। ये आरबीआई लोन देती है आपको, लोन देती है आपको। मैंने कल आरबीआई के बारे में बताया था, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक मीन्स बैंक ऑफ बैंक। बैंकों का बैंक किसको कहते हैं मित्रों? आरबीआई को। समझ गया? आरबीआई ने कहा कि पैसा इशू करने का काम मेरा है, तो हम किसी और को क्यों काम देंगे कि पैसा बांटे, हम इन अपने निकम्मे बेटों को दे देते हैं। तो जितने इनके निकम्मे बेटे थे उन सबको, जैसे बाप के जितने बेटे हैं सबको बुलाया और कहा कि देख तेरी औकात 1 करोड़ की है, तू 1 करोड़ ले, तेरा औकात 5 करोड़ का है, तू 5 करोड़ ले ले। सबके औकात के हिसाब से उसको पैसा
बांट दिया जाता है। फिर आरबीआई ने कहा कि हमने इनको मनी तो दे दिया, पैसा बांट तो दिया, लेकिन यदि हम इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखेंगे तो ये क्या करेंगे, फिर इन पैसा को उड़ा के बेवड़ा हो जाएंगे। मैंने कहा कि सुनो, पैसा इसलिए नहीं दे रहे हैं कि तुम लोगों को दो और फिर उससे फायदा कमा के मौज करो, इसलिए दे रहे हैं कि तुम पैसा से बिजनेस करोगे। बिजनेस मतलब लोगों को दोगे, लोगों से इंटरेस्ट लोगे और इसके बदले तुम्हें हमें भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आरबीआई जो बराबर बराबर पैसा बांटी है इन लोगों को बाजार में लोन देने के लिए, बाजार में पैसा देने के लिए, इसके बदले कौन क्या लेती है इनसे, इंटरेस्ट लेती है। तो बीआर क्या हो गया, बैंक रेट। वही बैंक रेट हो गया कि बाप अपने बेटे को पैसा दे दिया कि तेरे हिस्से का ये पैसा है, लेकिन भाई तू निकम्मा ना हो जाए इसलिए इसका कुछ मात्रा जो तू मार्केट से कमाएगा वो हमें पहुंचाओगे तुम, वही होता है बैंक रेट। क्या आप समझ रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं? ठीक, तो पहले ऐसा चित्र बना लीजिए, फिर इसको लैंग्वेज में लिखवा दीजिए, ठीक है ना। कविता कुमारी से पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए। लॉन्ग टर्म लोन आरबीआई बैंक को देता है। अविनाश गौतम, हाँ ठीक है, आपका भी सही है, विथ इंटरेस्ट। अविनाश गौतम बिल्कुल सही है, अविनाश जी आपका भी सही है। और कविता कुमारी जी, सर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए। देखिए ये पीडीएफ के बारे में मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा क्या होता है। आप लोग इस चित्र को लिखिए और उतार लीजिए अच्छे से, और देखिए ऐसे चित्र से ही आपको याद करना है। हिंदी वाले लोग लिखना स्टार्ट करेंगे क्या होता है बैंक रेट। बैंक दर एक ब्याज दर है, बैंक दर एक ब्याज दर है। कौन भुगतान करता है बैंक दर, बताइए कौन भुगतान करता है? ब्याज दर कौन देता है? बैंक देता है, वही जो बैंक द्वारा आरबीआई को भुगतान किया जाता है। बैंक द्वारा आरबीआई को भुगतान किया जाता है। बस इतना ही, इससे ज्यादा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं। इंग्लिश वाले लिखेंगे बैंक रेट इज एन इंटरेस्ट रेट which is paid by bank to RBI, which is paid by bank to RBI, है ना। हो गया ये। अब थोड़ा सा पहले लिख लीजिए, उसके बाद लिख लिए। अब आइए बाजार के तौर पे हमको एक बात समझाइए कि बैंक जो लोगों को लोन देगा, ये बैंक का काम है, क्या दे रहा है लोगों को, पैसा दे रहा है, लोन के फॉर्म में दे जैसे दे, ठीक। तो बैंक जो इंटरेस्ट ले रहा है मित्रों, ये ज्यादा रहेगा या ये ज्यादा रहेगा, कौन सा ज्यादा रहेगा? बीआर ज्यादा रहेगा या ये इंटरेस्ट बैंक द्वारा जो दिया जा रहा है लोगों को, ये ज्यादा रहेगा? इज इट क्लियर? हमेशा ये ज्यादा रहेगा, तभी तो मुनाफा कमाएगा, तभी तो मुनाफा कमाएगा, ठीक। अब आपसे ये पूछा जाए कि मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया है या मार्केट में पैसा कम हो गया, सपोज करिए मार्केट में जो है पैसे का बहाव कम हो गया है, तो सरकार क्या करेगी? सरकार को क्या करना चाहिए? यदि मार्केट में पैसा कम हो गया है तो ध्यान दीजिएगा, यदि बीआर 5% है, ठीक, तो लोन जो है बैंक लोगों को लोन कितना दे रही होगी? 8% पे। सपोज करते हैं हम लोग एक लॉजिक सीख रहे हैं, 8% पे। बताइए, एक कंडीशन ये है, मार्केट में हो गया पैसा कम, मतलब बाजार में पैसा कम हो गया है, जैसे कोविड के बाद से लोगों के पास पैसा खत्म हो गया था, ठीक, तो सरकार ने 0.25% अपना बैंक रेट लो कर दिया था। बैंक 8% पे पैसा दे रहा होगा, तो कम लोग पैसा ले रहे होंगे, ठीक, पैसा कम लोग ले रहे होंगे, और जैसे ही बैंक रेट, सरकार क्या करेगी? मार्केट में ज्यादा लोन बढ़वाना है तो बैंक रेट को क्या करेगी? 4% करेगी। बैंक लोन देना कितना पे स्टार्ट कर देगा? 7% पे या 6% पे। अब बताइए किस कंडीशन में लोग ज्यादा लोन लेगा, इस कंडीशन में या इस कंडीशन में? इज इट क्लियर? समझ रहे हैं बात? दूसरा उल्टा, अब मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया है तो सरकार क्या करेगी? बैंक रेट बढ़ा देगी, लोग लोन लेना कम कर देंगे। बैंक रेट जैसे बढ़ाएगी, लोन का इंटरेस्ट खुद ब खुद बढ़ जाएगा। 8% कर देगी, बाजार में लोन का परसेंट होगा 10, लोग नहीं ले पाएंगे, क्यों? इसलिए नहीं लेंगे कि लेंगे तो उनको फायदा नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? ये सरकार का मॉनेटरी मैनेज करने का एक मेथड है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है आपके एग्जाम में कि निम्न में से यदि बैंक रेट अधिक होगा तो बाजार में तरलता कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? कम। और बैंक रेट कम रहेगा तो बाजार में तरलता, एक क्वेश्चन। दूसरा,
बाजार के तरलता को मैनेज करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? सरकार बैंक रेट को बढ़ा देती है, क्या सही बात है तरलता को कम करने के लिए? दूसरा, बैंक रेट को घटा देती है। तीसरा, ना तो घटाती है ना बढ़ाती है। चौथा, ए और बी दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। जब बैंक रेट बढ़ाएगी तो क्या हो जाएगा, मार्केट से पैसा, मार्केट में लोन देना कम कर देंगे लोग, तो क्या हो जाएगा, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन ऐसा बैंक रेट नहीं पूछेगा, पूछेगा इस फॉर्म में कि बैंक रेट बढ़ाने पे क्या मार्केट में निम्न में से कौन सा घटना होगा। मार्केट में तरलता बढ़ जाएगी, उसी क्वेश्चन को घुमा के देखिएगा तो मार्केट में तरलता बढ़ जाएगी, मार्केट में तरलता कम हो जाएगी, मार्केट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डी, इनमें से कोई नहीं, और ई, इनमें से एक से अधिक। क्या होगा मित्रों, बैंक रेट बढ़ेगा तो मार्केट में तरलता कम होगी, और बैंक रेट घटेगा तो मार्केट में तरलता बढ़ेगी। इज इट क्लियर? इसको ध्यान रखना है। चलिए, बैंक रेट हो गया। अच्छा, एक पूरे कॉन्सेप्ट को इधर उधर नहीं करना है, ध्यान से। नहीं समझ में आए 4 बार पूछ लीजिएगा। डायरेक्ट बीपीएससी प्री में कहीं बीआर नहीं पूछेगा कि बीआर कितना % है, कोई मतलब नहीं है उसको, पता है बच्चा रट के आ जाएगा। पूछेगा पूरा एकदम स्टूडियस फॉर्म में कि ये घटने पे क्या होता है। आप देखे होंगे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर देखते हैं कि नहीं आप लोग जाके घर पे? प्रीवियस ईयर देखा कीजिए, है ना। चलिए, अब अगला आते हैं, दूसरा क्या टर्म होता है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये हाँ, बहुत मिनिमम। एक बात बताइए, खैर आपका कहना ठीक है। अच्छा, बैंक अलग, ग्रामीण बैंक अलग कॉन्सेप्ट है। ग्रामीण बैंक वेलफेयर की तरह काम करता है, हम बात करेंगे ग्रामीण बैंक नहीं, वो अलग। ग्रामीण बैंक जो होता है हमेशा वो किसी बैंक से ऑथेंटिक होता है। जैसे अभी बिहार ग्रामीण बैंक है, किस बैंक के बिहाफ पे है? सेंट्रल बैंक के बिहाफ पे। वो है ही नहीं बैंक, वो बेसिकली बैंक, मतलब जैसे आप ये समझ लीजिए कि वो बैंक डायरेक्ट आरबीआई से कनेक्टेड नहीं है, वो किसी बैंक के बिहाफ पे बैंक का काम कर रहा है। ठीक, जैसे जितने ग्रामीण बैंक है वो सिर्फ ग्रामीण तक, गांव तक जो है सुविधा पहुंचाने के लिए काम किया जाता है। समझ गए ना? और इस कॉन्सेप्ट को भी हम आगे बताएंगे। एक समिति थी, अभी बताएंगे, उस पर बात करेंगे अच्छे से। एक समिति की रिपोर्ट में कहा गया ऐसे बैंकों को बंद कर देना चाहिए, यदि नहीं बंद करेंगे तो लोग जो है जितना कर्ज लेके लोग मर रहे हैं, इन्हीं बैंकों के कारण मर रहे हैं। नहीं, बैंक क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ग्रामीण बैंक का बैंक रेट लेने देने का। समझ गए? तो क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा वहां से। ठीक, अभी बात करेंगे हम लोग आगे, शेड्यूल बैंक की तरफ बढ़ेंगे। शेड्यूल बैंक कौन सा होता है, कमर्शियल बैंक, शेड्यूल बैंक, ये सब बात करेंगे तो वहां देखेंगे। अभी आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, जो आरबीआई और बैंक के बीच होता है। बैंक के कितने प्रकार हैं वो अलग बात करेंगे, अभी हम लोग आरबीआई देख रहे हैं। तो हमने क्या कहा, हाँ ये बैंक रेट है, यही है ना। अब दूसरा हमने क्या बताया था आपको, आरआर। क्या होता है आरआर? इसको क्या बोलते हैं मित्रों? रेपो रेट, हिंदी में भी इसको रेपो दर बोलते हैं। अब बेसिकली ये क्या होता है, तो देखिएगा ये क्या होता है, इसको भी सीखेंगे। ये पिक्टोग्राफी आप लोग याद करिएगा, इसी से हो जाएगा आपका काम। अभी हमने कहा था कि बाप जो है अपने बेटे को पैसा दिया था, सबको बांट दिया था बराबर बराबर औकात के हिसाब से। देखिएगा, यदि एक बाप है, मतलब एक पिता है, उसके 4-5 बेटे हैं, उसमें से 1-2 बड़ा तेज होता है, बिजनेस माइंडेड। तो जब बाप बराबर बराबर हिस्सा लगा देते हैं ना पिताजी, तो एगो उठ के 2 उसी में से कहता, सुनिए ना हमको कुछ ज़्यादा पैसा चाहिए। तो वो पूछेगा ज़्यादा पैसा क्यों भाई, क्यों देंगे तुमको पैसा ज़्यादा? तो वो बोलेगा इसलिए कि हमको बिजनेस करना है। ठीक, हमको बिजनेस करना है। या कोई बेटा ऐसा होता है वो ठन जाता है, आप हमारे बड़े भाई को 1 करोड़ दिए हैं, हमको 50 लाख दे रहे हैं, ये क्या मजाक है? तो बाप बैठा रहता है, कहता है तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम 1 करोड़ लो, तुम इस काबिल नहीं हो कि 1 करोड़ को संभालोगे, इसीलिए हम तुमको 50 लाख दिए हैं। चलिए, फिर भी वो ठन जाता है, अपने बाप से लड़ने लग जाता है, कहता है हमको और पैसा चाहिए, हमको और पैसा चाहिए, चाहे किसी कंडीशन में दो। तो बाप कहता है देखो बेटा, तुम जो हो ना हो निकम्मा, तुम पे हमको है या नहीं भरोसा कि हम तुमको और पैसा देंगे। यदि तुमको एक्स्ट्रा पैसा लेना है तो तुम पहले ये बताओ कि काम क्या करोगे। तो बेटा कहता है कि हमको ये बिजनेस करना है, वो बिजनेस करना है, फलाना ठिमकाना। चलो ठीक है, तुमको बिजनेस करना है, लेकिन तुम पहले कागज बना के दिखाओगे, तुम बॉन्ड या कागज, और इसके बदले इसको क्या देता है आरबीआई, क्या देता है? मनी। और बैंक जो है फिर मनी देगा तो सिक्योरिटी बॉन्ड ही लेगा, ये इसके साथ इंटरेस्ट भी लेगा, इसके साथ इंटरेस्ट भी लेगा। ठीक, यही होता है रेपो रेट।
क्या इस कॉन्सेप्ट को समझे हैं या नहीं समझे हैं? अब ध्यान से समझिएगा, बैंक रेट और रेपो रेट में अंतर क्या है। सर क्लास रुक रुक के चल रहा है सारा क्लास। अच्छा ठीक है, टेक्निकल टीम को हम बता दे रहे हैं। बैंक, आरबीआई ने बैंक को पैसा दिया तो कोई सिक्योरिटी बॉन्ड लिया था क्या? नहीं लिया था ना। बाप ने बेटे को पैसा दिया तो बोला कि तुम मेरे बेटा हो और तुम्हारा अधिकार है कि बाप के संपत्ति पे तुम्हारा अधिकार है, इस तरीके से हम तुमको पैसा दे रहे हैं, इसके बदले तुम कमा के हमें इंटरेस्ट दोगे। एक कॉन्सेप्ट ये था जो नॉमिनल था, नॉर्मल था। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ आया, अब बेटे जो थे एक आध दो बेटा जो उसमें तेज था, उसने कहा कि भैया हमको और पैसा चाहिए, अतिरिक्त पैसा चाहिए, हमें बिजनेस करना है। बाप ने कहा भाई हम उन लोगों के साथ बेईमानी थोड़ी करेंगे, हमने सबको पैसा दिया, तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा क्यों देंगे? तो उन्होंने कहा नहीं हमको पैसा चाहिए चाहिए चाहिए, जीत पे अड़ गया। तो बाप बोला चलो तुम बेटा हो, ये हमारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें पैसे की जरूरत है तो हम पूरा करें, लेकिन इसके बदले तुम्हें क्या देना पड़ेगा? सिक्योरिटी बॉन्ड, कि यदि हम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं तुम उसका यूज अच्छे काम में करोगे, ठीक। तो इसके बदले बाप ने क्या लिया बच्चों से? सिक्योरिटी बॉन्ड, और सिक्योरिटी बॉन्ड लेने के बाद पैसा दिया, ठीक, कि हम सिक्योरिटी बॉन्ड ले रहे हैं, इतना इंटरेस्ट के साथ आपको रिटर्न कर देंगे, हमें ये काम करना है। ये क्या हो जाता है मित्रों? इसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट। क्या बोलते हैं इसको? रेपो रेट, आरआर। क्या दोनों कॉन्सेप्ट में अंतर आपको समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है अंतर? एक्स्ट्रा मनी डिमांडिंग, यही शब्द यूज करेगा। एक्स्ट्रा मनी डिमांडिंग पे सिक्योरिटी बॉन्ड के साथ उसको क्या कहा जाता है? ठीक, आरआर। और ये जो है रूल से, मेथड से, सबका जो हिस्सा है औकात के हिसाब से उसको दिया जाता है। इज इट क्लियर? तो चलिए लिख लेंगे इसको आरआर। पहले तो ऐसा चित्र बना लीजिए ध्यान से, है ना, और उसके बाद चित्र बना लीजिएगा, ऐसा पिक्टोग्राफी कर लीजिएगा तो मामला ना गड़बड़ होगा, आपको हमेशा याद रहेगा। लिख लीजिए, उसके बाद लिखवा देते हैं। एक, चलिए हो गया। इसको लिखिएगा ध्यान से, रेपो रेट को। क्या दोनों बराबर? कभी बराबर हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बराबर कैसे हो जाएगा भाई? इसको फायदा ही नहीं होगा बैंक को। यार ज्यादा लॉस थोड़ी हो रहा है, आप नहीं समझे बात। मार्केट को मैनेज करना है, लॉस थोड़ी हो रहा है। इन्फ्लेशन जब पढ़ेंगे तो दो मेथड से आता है, इसलिए नहीं आता। कल हम आपको बताए थे रॉबर्ट मोगाम्बे वाला केस। वहाँ इन्फ्लेशन इसलिए आया कि पैसा मार्केट में ज़्यादा हो गया था। एक इन्फ्लेशन इसलिए भी आता है कि पैसा मार्केट में कम हो जाए। तो वो कौन सा केस चल रहा है उसी हिसाब से आरबीआई जो है एक्शन लेती है। हमने क्या कहा? बाजार में तरलता को मैनेज करने का काम किसका है? मौद्रिक नीति का। और मौद्रिक नीति तय कौन करता है? आरबीआई। तो आरबीआई का ये काम है कि ध्यान दे कि किस कारण से बाजार में पैसे की कमी है। पैसा कम रहेगा तो मार्केट नियंत्रित होगा, कि ज्यादा रहेगा तब नियंत्रित होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोविड आया, कोविड के बाद 0.25% हमने अपना जो है आरआर घटा दिया था। क्यों? क्योंकि बाजार में लोन बढ़े और लोग पैसा लें। लोग पैसा लेने से डर रहे थे, बिजनेस चल नहीं रहा था, लोग लोन नहीं ले रहे थे। सरकार ने तो इतना किया, आपको बता रहे हैं। कोविड पीरियड में, कोविड अभी चल ही रहा था, उसी सेंस में इतना ज्यादा फारसी दिया गया है बिजनेसमैन को, आप सोच के शॉक्ड हो जाएंगे। कई हजार करोड़ लोगों को दान दे दिया गया। दान क्या कहें, माफ कर दिया गया कि इनका फैक्ट्री नहीं चल रहा है, इनका कंपनी नहीं चल रहा है, इनको चलाने के लिए सरकार ने दे दिया, है ना। तो ये सरकार का काम होता है, मौद्रिक नीति का काम होता है, आरबीआई का काम होता है कि बाजार में हमको किसको लोन देना है, किस तरीके से मैनेज करना है। समझ गए? ये घटाना बढ़ाना। इज इट क्लियर? सारा गेम किसका है? मनी फ्लो का। मनी फ्लो ऐसा मैनेज करके चलना है कि बाजार नियंत्रित रहे, बाजार सुसंगत तरीके से चल सके। इसको लिख लिया आप लोगों ने, उतार लिए? चलिए लिखिए। रेपो दर, रेपो दर एक ब्याज है, रेपो दर एक ब्याज दर है, रेपो दर एक ब्याज दर है जो बैंक आरबीआई को भुगतान करता है, जो बैंक आरबीआई को भुगतान करता है। ठीक, एक पॉइंट और लिखिएगा, यह बैंक के अतिरिक्त मांग पर दिया जाता है। यह बैंक के अतिरिक्त मांग पर दिया जाता है। हमने क्या कहा? एक्स्ट्रा डिमांड, है ना। अच्छा यहां पे भी लिख लीजिएगा एक्स्ट्रा डिमांड। एक्स्ट्रा डिमांड, मनी, मनी के बगल में लिखिएगा एक्स्ट्रा डिमांड, यहां नहीं, मनी के बगल में। मनी क्यों, कब दिया जा रहा है?
एक्स्ट्रा डिमांड पर, एक्स्ट्रा डिमांड पर, ताकि वर्ड ना पढ़ना पड़े, जैसे ही आप देखें आपको पूरा चीजें समझ में आ जाए, एक्स्ट्रा डिमांड पर। ठीक, चलिए एक पॉइंट और लिखिए, इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, यह कम अवधि का लोन होता है, यह कम अवधि का लोन होता है। सर पर इस भी पीडीएफ प्रोवाइड मैनेजमेंट कहते हैं कि पीडीएफ ई बुक पर डाला है, रिकॉर्ड ही करते हैं। अच्छा आज बात करते हैं, हम पूछ लेते हैं क्या होता है ऑनलाइन वाले। क्या हमने कहा यह कम समय की अवधि, बगल में लिखिएगा 91 डेज, ज़्यादा खास तौर पे ज़्यादातर ये आरआर जो होता है 91 दिन का ही होता है। कितने दिनों का होता है? 91 दिन का। ठीक है, हो गया। इंग्लिश वाले लोग पहले लिख ले, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा पहले हिंदी वालों को कंप्लीट करा दे। अच्छा बताइए, मार्केट पे इम्पैक्ट इसका ज़्यादा होगा या इसका ज़्यादा होगा? समझाइएगा, आप दिमाग से सोच के बताइएगा, समझ के। मार्केट पे प्रभाव इसका ज़्यादा होगा या इसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा, हमेशा इसका ज़्यादा होगा। मार्केट पे प्रभाव बिजनेसमैन डालता है या साधारण आदमी डालता है? और बिजनेस का काम कब करेगा? बैंक पैसा ज़्यादा लेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है, इसको पॉलिसी रेट भी कहते हैं, इसको नीति दर भी कहते हैं। लिखिए, आरआर को, रेपो रेट को नीति दर भी कहते हैं। आरआर को, रेपो रेट को नीति दर भी कहते हैं। आरआर को नीति दर भी कहते हैं, क्योंकि बाजार को नियंत्रित करने का मुख्य रूप से काम कौन करेगा? आरआर। बैंक रेट पे बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पे ज्यादा पड़ेगा, है ना। और लिखिएगा, एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, मौद्रिक नीति का मुख्य कारक, मौद्रिक नीति का मुख्य कारक किसको कहा जाता है? रेपो रेट को। मौद्रिक नीति का मुख्य कारक रेपो रेट को कहा जाता है, रेपो रेट को कहा जाता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आएगा, निम्न में से सबसे ज्यादा प्रभावी कौन है? मौद्रिक नीति में निम्न में से सबसे ज्यादा प्रभावी कौन है? आरआर, एमएसएफ, सब लिख देगा, 4-5 ऑप्शन। आपको क्या मारना है? रेपो रेट। ठीक है, इसको हाईलाइट करिए, कॉपी में हाईलाइट करिए, क्वेश्चन टफ करेगा तो ऐसे पूछ देगा आपसे। इंग्लिश वाले लोग पहले लिख लीजिए, रेपो रेट, रेपो रेट इज ऑल्सो इंटरेस्ट, ऑल्सो इंटरेस्ट विच इज पेड बाई बैंक टू, विच इज पेड बाई बैंक टू द आरबीआई, बैंक टू द आरबीआई, बैंक टू द आरबीआई फॉर एक्स्ट्रा डिमांड, फॉर एक्स्ट्रा डिमांड, फॉर एक्स्ट्रा डिमांड, ये तो पता ही होगा। नीचे लिखिए, रेपो रेट ऑल्सो नॉन एज पॉलिसी रेट, रेपो रेट ऑल्सो नॉन एज पॉलिसी रेट, इसको हाईलाइट कर लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है। पॉलिसी रेट निम्न में से किसको कहते हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रेपो रेट को, है ना। एक और पॉइंट लिखिएगा, मेन फैक्टर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज रेपो रेट, मेन फैक्टर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज रेपो रेट, मेन फैक्टर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज रेपो रेट। सबसे ज्यादा प्रभावी क्या है? आरआर। अब सबसे ज्यादा प्रभावी है तो आपसे एक बात पूछे हम कि बताइए, बाजार के सारे रेट्स जो हैं, ट्रिपल आर हो गया या एसएलआर हो गया, ये सब किसके बिहाफ पे डिसाइड किए जाते हैं? सब रेपो रेट के बिहाफ पे। यदि आपको कुछ नहीं पता है और रेपो रेट पता है बाजार का, तो आप अंदाजा लगा के लास्ट में बताएंगे कैसे, कि सिर्फ आरआर पता है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे, कौन कितना नीचे होगा, कौन कितना ज्यादा होगा, इसी के हिसाब से आप अनुमान लगा लेंगे। तो और कुछ याद ना हो, रेपो रेट को याद रखना है, बाकी सब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्या था? फोन रख लीजिए अंदर, क्लास में फोन ठीक ना लगता है ना। चलिए देख हैं, अच्छा अच्छा, चलिए रेपो, अच्छा सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। आप लोगों के क्लास में बच्चे पता नहीं इस बार इस टारगेट बैच में कम क्यों आए हैं, पहले पूरा भरा रहता था। हम लोग जो है टीचर वाला बैच पे ज़्यादा फोकस्ड हो गए थे, उसमें थे 2,500-3 हज़ार बच्चे, हमेशा चलता है। और इस बार तो नहीं, हाँ टीचर वाला बैच हम लोग का ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा बच्चे थे उसमें, पूरा फोकस हाँ इधर उधर थोड़ा सा हो गया था। खैर अब संभल जाएगा, ठीक हो जाएगा, सर का अब ध्यान है इधर, रंजीत सर भी आ ही रहे हैं, करेंगे, टेंशन मत लीजिए।
अब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। रांची में भी ब्रांच खुल रहा है, यहाँ हम लोग का दिल्ली भी खुल गया, तो हम लोग भी थोड़ा सा ना इधर उधर हो गए थे, इसलिए थोड़ा सा बच्चे कम है, बट स्टिल आप लोग जो हैं इतने में रिजल्ट कर देना है, ठीक। क्या कह रहे थे, अब रिवर्स रेपो रेट। अब देखिए अगला आया, अभी तक हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया था मित्रों, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट से हमेशा याद करिएगा, ये वन लाइनर वाला काम मत करिएगा। आरबीआई बाप बेटे का संबंध था। अभी तक पैसा कौन दे रहा है मित्रों, अपने भाषा में कहें तो बाप। अब देखिएगा बेटा पैसा देगा, अभी बेटा पैसा देगा। अब अभी तक बाप बेटे को पैसा दे रहा था, यही कॉन्सेप्ट था ना, रिवर्स हो गया है। देखिएगा अब देगा बेटा पैसा। आरबीआई पैसा दे रहा था दो तरीके से, एक तो अधिकार, जो इन लोगों का अधिकार था जितना, तो आरबीआई पैसा दे रहा था, दूसरा एक्स्ट्रा डिमांड पे आरआर, ठीक। अब देखिएगा अब क्या करेगा बेटा, इन्हीं के पैसा को लेके बिजनेस करके हो जाएगा बहुत अमीर। बाप ही के पैसा को लेके बेटा के पास क्या हो जाएगा, पैसा ज्यादा हो जाएगा। अब बेटा कहेगा बाबूजी बताओ पैसा चाहिए क्या, और बाबूजी को पैसे की जरूरत है, बाबूजी भी तो कुछ कर रहे हैं, अपने जो है चीज़ों को मैनेज करना है, तो अब बाबूजी किससे पैसा लेंगे, बेटा से। तो देखिएगा क्यों लिया जाता है ये भी। अच्छा एक रुक जाइए, इसके पहले एक बात और, अभी हम लोग आरआर पे बात कर रहे थे, ठीक, रेपो रेट। अब बताइए रेपो रेट यदि बाजार में रेपो रेट अधिक होगा, ये बता दिए हैं कि अभी बात किए थे, इस पर नहीं बात किए थे, रेपो रेट अधिक होगा तो बाजार में मनी फ्लो पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मनी फ्लो बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। ये बात समझ आ रहा है ना। तो जो कॉन्सेप्ट बीआर में था वही आरआर में भी है सेम, जब आरआर बढ़ेगा तो मनी फ्लो मार्केट का कम होगा, ऐसे समझिएगा। आरआर मनी फ्लो, क्या इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, यानी आरआर जितना बढ़ता जाएगा उतना ही मनी फ्लो घटता जाएगा। ये आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, भाषा में पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है। जब रेपो दर आरबीआई बढ़ाता है तो बाजार में तरलता घटती है, जब रेपो दर आरबीआई बढ़ाता है बाजार में तरलता बढ़ती है, जब रेपो दर आरबीआई बढ़ाता है तो ना तरलता घटती है ना बढ़ती है। डी, रेपो दर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ई, इनमें से एक से अधिक। क्या आंसर होगा मित्रों, क्या आंसर होगा, ए। रेपो दर जब बढ़ेगा तो तरलता क्या होगा, घटेगा, और रेपो दर जब घटेगा तो तरलता क्या होगा, बढ़ेगा। इज इट क्लियर। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। ये मत सोचिएगा कि तुरंत आरआर पूछ लेगा, हाँ आरआर से मनी फ्लो पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसको भाषा में बदल के पूछेगा। ये आपका टैलेंट है कि आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। चलिए अब आइए यहाँ बैंक रेट पे हम लोग, सॉरी रिवर्स रेपो रेट पे हम लोग बात कर रहे थे, यही थे ना। चलिए बीआरआरआर कितना है, कौन है, अविनाश गौतम जी बिल्कुल बताएंगे, अंतिम में सबका करंट प्राइस रेशियो बताएंगे क्या है कितना है। आरबीआई और बैंक, ये है अभी तक बाप बेटे को पैसा, आरबीआई बैंक को पैसा दे रहा था, अब बैंक कमा के अमीर हो गया है। अब बैंक बेटा बोलेगा बाबूजी बताओ पैसा कितना चाहिए, तो अब किसको पैसा देगा, ये मनी कौन देगा, बैंक आरबीआई को, और इसके बदले जो बैंक लेगा आरबीआई किसको देगा, इसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। बेटा कमा के ज्यादा पैसा वाला हो गया है, बेटा कह रहा है बाबूजी तुम बड़ी नौटंकी किए हो, हम जब तुमसे एक्स्ट्रा पैसा मांगे थे, वही बिजनेसमैन वाला बेटा है, जब हम तुमसे एक्स्ट्रा पैसा मांगे थे तुम हमसे क्या लिए थे, क्या लिए थे, आरआर, याद है, एक्स्ट्रा डिमांडिंग पे। अब हम पैसा देंगे तो ये मत सोचो कि हम बेटा हैं और तुम बाप हो तो हम तुमसे पैसा नहीं लेंगे, उसके बदला हम इंटरेस्ट लेंगे, तो उसके बदले वो क्या लेता है आरबीआई से, ट्रिपल आर। लेकिन इसमें एक किफायती रहता है कि बेटा और बाप को दे रहा है तो थोड़ा सा कम लेगा, बात समझ गए। तो हमेशा आरआर से कम क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट, यानी बाप जो बेटे को पैसा दे रहा है उससे, उसके जो एक्स्ट्रा डिमांडिंग पे पैसा दे रहा है उससे हमेशा कम होगा ट्रिपल आर, ध्यान रखिएगा, आरआर से हमेशा कम क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है बात। चलिए पहले इसको लिखिए, उतारिए, और क्या डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए हमसे, किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए, इसको और समझा देंगे। इसको उतारिए, रिवर्स रेपो रेट लिखिए, रिवर्स रेपो रेट को, हिंदी वाले लोग। रिवर्स रेपो रेट एक ब्याज दर है, एक ब्याज दर है जो आरबीआई बैंक को देता है, जो आरबीआई बैंक को देता है,
देख लीजिएगा, दिन ऐसा आता है कि बाप को भी बेटे को इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, जो आरबीआई बैंक को देता है। अच्छा, ये बात हो गया, आरबीआई बैंक को देता है। इसके साथ एक और पॉइंट जुड़ता है, वो एक्स्ट्रा में लिख लीजिएगा। यह मिनिमम समय के लिए, मिनिमम हिंदी में कम समय के, हाँ, निम्न समय का डिपॉजिट है। यह निम्न समय का डिपॉजिट है। और निम्न समय का कितना मतलब हुआ मित्रों? लगभग बताया था अभी, आरआर कितने दिन के लिए था? हाँ, 91 डेज। लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। इस 91 डेज से भी कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। समझ गए? 91 डेज का मतलब ये बेंचमार्क है, इससे ज्यादा जो होगा नहीं हो पाएगा। ठीक, ट्रिपल आर। अब एक बात बताइएगा, आप ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट उल्टा हो गया। आरबीआई बैंक से कब पैसा लेगा? बाजार में पैसा ज्यादा हो जाएगा, बैंक के पास पैसा ज्यादा हो गया, बैंक लोन देना स्टार्ट कर दिया, सस्ता पे लोन दिया जा रहा है बैंक पर। आरबीआई देखेगा, बाप रे बाप, ये तो लोन देते देते क्या करेगा, बाजार में पैसा का वैल्यू गिरा देगा, सारा लोग लोन लेने लगेगा, बाजार में पैसा ज्यादा हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। वही याद है, बताया था मैंने, रॉबर्ट मुगाम्बे वाला। उस स्टेट में क्या हुआ था, रॉबर्ट मुगाम्बे ने पैसा छपवा के बाजार में बिकाना स्टार्ट, तो वही हो जाएगा, वो भी इन्फ्लेशन हो जाएगा, मनी का वैल्यू लो हो जाएगा। तब बैंक क्या कहता है? बैंक कहता है, तुम लोगों को लोन कितना पे दे रहे हो, लोगों को लोन कितना पे दे रहे हो? तो ये बोला कि 12% पे। अभी लोन मिनिमम कितना पे मिलता है मित्रों? आपको पता होगा, 12% मिनिमम रखा गया है। तो 12% पे लोन दे रहे हो, तो ये बताइए क्या 12% पे ले लेगा क्या आरबीआई? नहीं लेगा। आरबीआई कहेगा, हम तुमको कितना पे दिए थे बाबू? तो बोलेगा 6.75% पे। तो तुम बेटा हो ना मेरे, तुम थोड़ा सा कम पे दे दो। तो तुम हम पे कितना पे दे दोगे? 6.5 पे दे दो या 6.25 पे, उससे थोड़ा सा कम पे ले लेगा। दोगे नहीं दोगे? इमोशनल अत्याचार, दोगे या नहीं दोगे? नहीं, जब बैंक बोलेगा हम नहीं देंगे, नहीं दोगे, ठीक है, जांच करा देंगे, तुम हमारे बेटा हो या नहीं हो, इसी पे संदेह है। हम भाषा में बता रहे हैं आपको, समझ रहे हैं ना, भाषा में बता रहे हैं। तो बैंक जो, और दूसरा बात कि बैंक क्यों 12% बाजार में देने से बढ़िया सोचता है कि हम अपना पैसा आरबीआई को दे दें? जानते हैं क्यों? क्योंकि बैंक जितना पैसा आरबीआई को बाजार में देता है, जरूरी नहीं है कि वो पूरा रिकवर कर लेता है। इस बात को पता है आपको? जितना लोन देता है वो जरूरी नहीं है कि आम जनता से रिकवर कर ले। कोई मर ही गया, कोई कुछ हो गया, कहीं पैसा दिया है, लोन आग लग गया दुकान में, वो भी माफ करना पड़ेगा। लेकिन ये तो तय बात है कि बैंक आरबीआई को देगा तो इसका 6.5% तय है कि हमको मिल जाएगा। तो बैंक सोचता है बाजार में देने से बढ़िया इसी को दे दे। तो बैंक किसको दे देता है? आरबीआई को दे देता है। और आरबीआई क्यों ऐसा काम करता है? बैंक से ज्यादा पैसा क्यों लेता है? जब बाजार में पैसा अधिक हो जाता है, बैंक के पास पैसा अधिक हो जाएगा तो बैंक क्या करेगा? बाजार में पैसा लोन देना सस्ते में प्रारंभ कर देगा। तो बैंक क्या करेगा? आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई करेगा कि सुनो, हम तुमसे रिवर्स रेपो रेट पे हम ले लेते हैं, हम इंटरेस्ट दे के तुमसे पैसा ले लेते हैं। तो बैंक से पैसा कौन ले लेता है? आरबीआई, ताकि बाजार में पैसा कम हो जाए। समझ रहे हैं पूरे कॉन्सेप्ट को? चलिए आगे देखेंगे हाँ 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 हाँ, पैसा रिटर्न कर दिया जाता है। 91 डेज तक ही डिपॉजिट होता है। 91 डेज के बाद फिर मार्केट का पता चल जाता है। देखिए बेसिकली कम समय के लिए क्यों लिया जाता है? इसलिए कि पता चल पाए। वैसे बेसिकली अब हो गया है इसका एक 60 डेज हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले कितने दिन पे आता था मित्रों? पहले मॉनेटरी पॉलिसी कितने दिन पे आता था? 90 डेज पे। तो 3 महीने के बाद पता चल जाता था आरबीआई को कि बाजार का माहौल क्या है, फिर तुरंत अगले दिन पैसा रिटर्न करना है, रिटर्न करके नौटंकी खत्म, मैनेज हो गया, जाओ अब नहीं लेना देना हमको तुमसे। लेकिन अब आ रहा है 60 दिन पे, 2 महीने पे आ रहा है, लेकिन अभी तक देखने को कहीं मिला नहीं है ऐसा, इसलिए हम अभी भी 91 डेज दिखवा रहे हैं, जब तक ये लिखित तौर पे कहीं आ ना जाए कि 61 दिन या 62 दिन। इसीलिए हम 60 अभी तक 91 दिन ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, 91 दिन तक वही, उसके बाद पता चल जाता है कि मार्केट में मनी फ्लो क्या है, आरआर कितना रहना चाहिए, सारे रिपोर्ट्स आ जाते हैं, इसीलिए वो 91 दिन रखा गया। उसके बाद वो रिटर्न लेन देन कर लिया जाता है। समझिए बात? तो फिर रिवर्स ले लेते हैं, फिर उसी को कंटिन्यू कर देते हैं, फिर अगले 91 दिन, फिर अपने अगले 91 दिन के लिए बॉन्ड तैयार हो जाता है, बात खत्म। समझ गए? रिवर्स रेपो रेट हो गया। दूसरा, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि प्रभावी सबसे ज्यादा कौन है मौद्रिक नीति का? रेपो रेट, हमेशा ध्यान रखना है, रिवर्स रेपो रेट नहीं। अच्छा, ये लिखवा दिए, लिखवा दिए ना ये। अब आइए अगला, एक और मैंने वर्ड दिया था आपको, LAF, इसको सीख लीजिए। LAF क्या होता है?
इसको क्या कहते हैं मित्रों? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्या कर, मुख्य रूप से ये कर क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है ये LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यही है ना। बेसिकली सरकार ये टर्म कब यूज करती है, हाल फिलहाल होने लगा है, लोग देख रहे हैं आजकल स्टैंडर्ड होते जा रहे हैं। तो RR बढ़ता है, RR बढ़े, RRR घटे, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इकोनॉमिस्ट क्या लिख देते हैं, एक ही शब्द लिख देते हैं कि सरकार क्या कर रही है, RR को बढ़ा रही है, RRR को घटा रही है। इसका मतलब क्या है कि सरकार लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी फॉलो कर रही है, यानी बाजार में किसको मैनेज कर रही है, किसको मैनेज कर रही है, लिक्विडिटी को। तो अब RR बढ़ाना, RRR घटाना, ये सब आर्थिक लोग नहीं बोलते, मतलब जो आर्थिक रूप से समझदार व्यक्ति हैं वो क्या कह देते हैं कि सरकार LAF कर रही है, अर्थात बाजार में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि RR और RRR में जो बदलाव होता है इसी को क्या कहते हैं मित्रों, LAF। इसी को क्या कहते हैं, LAF। कहीं LAF दिखा हुआ मिले, इसका मतलब कुछ और नहीं हो रहा है, RR और RRR की बात कर रही है। घटने और बढ़ने का जो RR और RRR की बात है वही है ना। चलिए देखिए सर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बैटरी लो है, पिक्चर नहीं आ रहा है, ओनली साउंड आ रहा है। एक सेकंड, हम बोलते हैं, आप लोग रुक जाइए, ऑनलाइन वाले लोगों को थोड़ा ऑफिस में बोल दीजिएगा, ऑफिस अंदर है, वहाँ से ऑफिस, हाँ बोलिए कि कैमरा बंद हो गया, सर बुला रहे हैं, आप बोल दीजिए बस, ऑनलाइन नहीं जा रहा है। तो आप लोग इन तीनों को समझे या नहीं समझे, समझ गए? RR RRR मुख्य रूप से यही दोनों ऑब्जेक्ट हैं। BR तो नॉर्मल है, अधिकार देना है, वो तो सबको दिया जाता है, बाप का धर्म है कि बेटों को पैसा दे, ठीक। अगला, ये पूरा समझ गए हैं। अगला जो है, थोड़ा बैटरी ऑन हो जाए तब स्टार्ट करेंगे, नहीं तो ऑनलाइन वाले लोग, तब तक कुछ और बात करते हैं। अच्छा, बैंक, RBI कौन से बैंक को देती है? हमने आपको बताया सेंट्रल बैंक पहला, दूसरा बोला कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक है ना वही बैंक है। कमर्शियल बैंक कैसे है ये भी बताएंगे, लिखवाएंगे आज आपको। कमर्शियल बैंक, ये कैमरा नहीं चल रहा है, लाइव में आ रहा है, लोगों का देख लिए होंगे, देख लीजिए। स्टार्ट पढ़ाएं, हम कंटिन्यू करें या कंटिन्यू करें, ठीक। तो क्या कह रहे थे, तो कमर्शियल बैंक क्या है, जब RBI एक्ट 1934 बना था उसमें एक शेड्यूल 2, उसी को कमर्शियल बैंक को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक सुने आप लोग? तो ऐसा नहीं अनुसूचित बैंक, भाई वो अनुसूचित बैंक नहीं है, वो बेसिकली है क्या, उसको अनुसूची बैंक बोला जाता है। लेकिन शेड्यूल बैंक हम देखें बुकों में लिख दिया है अनुसूचित बैंक कई जगह, वो गलत है, अनुसूची बैंक है। RBI के एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में जितने, शेड्यूल 2 में जो रूल है उसको फॉलो करने वाले जितने बैंक हैं उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, कमर्शियल बैंक या अनुसूची बैंक। समझ गए? अब उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन है कि आप बैंक कैसे बनेंगे, समझ गए? आप बैंक कैसे बनेंगे, आपका ट्रांजैक्शन इतना करोड़ तक का होना चाहिए, आप इतने दिन तक सरकार के साथ काम करेंगे, आपका टर्नओवर ये होना चाहिए, आप RBI के साथ विश्वास पात्र में ये चीज़ रखेंगे। इतना डीप आपको नहीं जाना है, ये बैंकिंग का मामला हो गया। आपको बस ये समझ लेना है एक ही लाइन कि RBI एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में जो दायरा निर्धारण किया है उस दायरे को पूरा करने वाले जितने बैंक है वो क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक या अनुसूची बैंक। बात समझ गए? ये होते हैं बैंक। अब उसके यही सब बैंक, ये किसके बारे में, जितने RBI और बैंक के रिलेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये सब कौन बैंक है मित्रों, ये कौन बैंक है, सब कमर्शियल बैंक अनुसूची बैंक की बात कर रहे हैं। बाकी औरों को हम बैंक कहते ही नहीं है। आप समझिएगा, इंडस्ट्रियल बैंक किस लिए बना था, IDBI का नाम आपने सुना है, 1991 के बाद बना था, ध्यान है आपको? हमने औद्योगिकरण का प्रारंभ कब किया, बेसिकली 1991 के बाद किया है, ये तो आप जानते होंगे। हमने बताया था उस दिन जब स्टोरी पूरा समझाया था तो, कि कैसे राव मनमोहन पॉलिसी आता है, उसके बाद कैसे ये डिसीजन लिया जाता है IMF के कंसेंट से कि हम अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी करेंगे, और उसके बाद हम लोग तय करते हैं कि अब हम औद्योगिकरण की तरफ बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने असली में औद्योगिकरण का प्रारंभ कब किया है, 1991 के बाद। तो सरकार का नज़र कब पड़ा, सरकार का नज़र पड़ा कि भाई औद्योगिकता को बढ़ाने के लिए हमको कुछ अलग काम करना पड़ा, तो अब उसके लिए IDBI बना। आप ध्यान दीजिएगा, IDBI का जो फाउंडेशन डे है 1991 के बाद है। बाद में देखा गया कि भाई तो
सक्सेस नहीं हो रहा है, तब इस सबको क्या कर दिया गया, धीरे धीरे कहाँ मर्ज कर दिया गया है, सब बैंकिंग में लाके मर्ज कर दिया गया। एक्सिस बैंक भी बना था तो बैंकिंग के लिए नहीं बना था, आपको ध्यान नहीं है। सॉरी, आईसीआईसीआई भी बैंकिंग के लिए नहीं बना है, बाद में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बना, बाद में इसको बैंक बनाया गया, क्योंकि देखा गया कि भाई मामला जो है, सरकार पता है भारत सरकार है, और भारत में लोग इतने चालाक हैं कि आप रूल बनाइएगा सीधे चलने का, टेढ़ा चलना स्टार्ट कर देगा। तो सरकार बनाई थी कोऑपरेट करने के लिए, लोग उसको लूटना प्रारंभ कर दिए, तो बाद में सरकार ने कहा भाई तो ब्लंडर हो रहा है, फिर उसको सरकार धीरे धीरे कहाँ ले आके ऐड कर दी, शेड्यूल 2 का सारा रूल ऐड कराया और लाके उसको बैंक के दर्जा में खड़ा कर दिया। समझ रहे हैं, बेसिकली आईसीआईसी और एचडीएफसी सब है, इसीलिए हम दोनों 4 स्टेज लिखवाए थे बैंकिंग का प्रकार। लेकिन सही अभी समझिएगा ना, जितने बैंक हैं वो सब कहाँ आ जाएंगे, नाबार्ड को छोड़ दीजिएगा, सब कमर्शियल में आ जाएंगे। बाकी सब जो छोटे छोटे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है वो आरआरबीज हैं, उनको वो बैंक्स जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों को जागृत करने के लिए वो आरआरबीज खुलवाती है। ठीक, तो उतना डीपली आपको मेंस का वो काम है, उस पर उतना नहीं जाना है। हाँ, बेसिकली हम रूल पे बात कर रहे थे, कल आपको बता रहे हैं, कल जानते हैं क्या हुआ, हम स्कूटी से जा रहे थे, हमको कारगिल चौक पे ट्रैफिक पुलिस पकड़ लिया। और पता है किस लिए, हम हेलमेट पहने हैं, पूरा लाइसेंस है, सब चीज़, इसलिए कह रहा है कि आप गाड़ी का दिशा अलग, अब हमको पतला समझा होगा कि आप गाड़ी का जो हैंडल है वो गलत दिशा में घुमाए हैं। हम बोले माई बाप, सरकार पूरा हमसे बहस करने लगा, पूरा एकदम। हम उसको बताएं कि अरे हम एलएलबी, हमको कानून मत बताओ, कह रहा अरे इतना पतला आदमी एलएलबी कैसे हो सकता है, झूठ बोल रहे हैं। हम बोले अरे यार, 5 मिनट तक हमसे लड़ाई किया। हम उसको बोले कि हम लॉ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ फाइनल है, कहा हम पढ़ाते हैं भाई, हम आईएएस की फैकल्टी है। कह रहा अरे झूठ बोल रहे हो तुम, लगा चिल्लाने, पूरा चिल्लाने लगा। हम मोबाइल निकल, लास्ट में हमको फ़ोन करना पड़ा, क्या करिए, और शर्म भी आ रहा था इतना छोटे काम के लिए इतने बड़े आदमी को फ़ोन करे। हाँ, अजीत जी को फ़ोन किए, यहाँ के ट्रैफिक एसपी है पूरन झा सर, उनकी बहन आती है पढ़ने हम लोग के बैच में ही, तो उनको भी पढ़ाते हैं। तो अजीत सर उसको बात किए किस पॉइंट पे हो, तो यहाँ, तो डांटे उसको, तब छोड़ा। हमको इतना बेशर्मी फील हो रहा था, बताइए छोटे से काम के लिए। सेम यही जानते हैं क्या, कि उसको ट्रैफिक पुलिस को रखा किस लिए गया है, कि कानून का निर्धारण कराए, वो कानून भी हमको सिखा। अरे भाई हम पूरा फॉलो किए हैं, हम वकील, हमको पता है हमको कैसे चलना है। तो तुम, हम बोले कह रहे चलान काट देंगे, बोले भाई काट, तो चलान काट, चलाना नहीं काट रहा है, और हमारे हैंडलवा पे हाथ पकड़ ले था, अब हम कैसे छोड़ा के भागे उससे, या कुछ भी कर, बेइज्जती होता। फ़ोन कराना, अजीत जी डांटे उसको फ़ोने में भयंकर, तब छोड़ा हूँ। बोले कि इतना शर्म लग रहा था, इतना छोटा काम के लिए हम फ़ोन करवा रहे, उसको 100-200 रुपये हम दे देते, लेकिन जानते हैं गलत आदत है ये। स्टार्ट कर दीजिएगा ना, पढ़े लिखे होकर ये काम स्टार्ट करें, गलत बात मत दीजिए। चलान काट, ठीक है, चलानो नहीं काट रहा है, छोड़ियो नहीं रहा है, हमको जाना था हॉस्पिटल, फ़ोन करवाना पड़ा। बात यह है कि सेम ऐसा ही ट्रैफिक पुलिस का काम क्या है, रूल का निर्धारण करना। वो देख रहे हैं हमारे रूल का निर्धारण नहीं कर रहा, वो देख रहा है किससे पैसा वसूल सकते हैं, तू पकड़ के हमसे 100-200 लेने के चक्कर में था। उसी तरह बैंक आईसीआईसी को खोला गया किस लिए, औद्योगिक बैंकों को सपोर्ट करने, सॉरी औद्योगिकता को सपोर्ट करने के लिए। देखा गया इंडस्ट्रियलिस्ट मिल जाते हैं, इसके एमडी से बात कर लेते हैं, 5 करोड़ तेरा, 4 करोड़ मेरा, 20 करोड़ पास कर, मामला खत्म। सरकार देखी भाई, तो सरकार को ही चूना लगा रहे हैं, इसको बैंक की दर्जा में लगे खड़ा करो। सरकार कहाँ लेके आ गई, एचडीएफसी को किस लिए खड़ा किया गया था, हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन देता है, लेकिन अभी वो क्या है, कमर्शियल बैंक है। लोग उसमें भी, एक घर है, दूसरा दलान है, दलान को दिखा दिए कि घर है, उसमें पैसा पास करा ली, सरकार ने कहा माई बाप माफ करो इसको। अब एक बैंक प्रारंभ हुआ है रिसेंटली, मुद्रा, जानते हैं आप लोग क्या मुद्रा बैंक है, सीखेंगे इसको, योजना है, उसको बैंक का दर्जा क्यों दिया गया, सीखेंगे उस पर, वो बताएंगे। वो सब आरआरबी जो वगैरह और जो छोटे छोटे बैंक है उसी के बिहाफ पे बने थे। अभी मुद्रा चल रहा है, जो आप बात कर रहे हैं ना कि आईसीआईसी बनाई या बैंक, सब बैंक ही है, तो अभी सीखेंगे आगे कि मुद्रा बैंक नहीं है, ये सबको देखेंगे। ठीक, अभी हम लोग कहाँ थे, हाँ, सर ऑनलाइन पर ध्यान दीजिए, ब्लैक डे, विनय साहनी सर वेट कर लीजिए, हम लोग का रह जाएगा। पूर्णिमा सिन्हा, हाँ नहीं वो आ रहे हैं, वो बैटरी लो है, वो आ रहे हैं लेके। ये बच्चे ब्लैक डे कह रहे हैं भाई, बेइज्जती कहाँ करवा, हम इसीलिए हम उस वक्त से नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ हम वेट ही कर रहे हैं, बस हम बात कर रहे थे, आप लोग का ऑनलाइन वाले लोग परेशान ना होइए। कर लेने दीजिए, फिर चलते हैं। अच्छा, अगला हम लोग क्या सीखेंगे, एमएसएफ।
एसएलआर बाद में सीखेंगे, पहले एसएलआर और सीआरआर एक साथ सीख लेंगे। अभी हम लोग पहले एमएसएफ सीख लें। एमएसएफ इसी राइट में आता है, बैंक लोन वाला मामला है, उसके बाद लोन का मामला है एमएसएफ। एमएसएफ लिखवाए थे, नहीं लिखवाए थे, एमएसएफ लिख लीजिए। एमएसएफ भी लोन वाला है, ये भी सीख लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, मैंने लिखवाया था ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एकदम आराम बताएंगे एमएसएफ क्या होता है। कोई हिंदी वाले लोग भी इंग्लिश में ही लिखेंगे क्योंकि इसका हिंदी हो जाएगा टफ। बताइएगा इसका मतलब क्या होता है, कोई लोग जानता है? बताएंगे? कोई लोग नहीं जानते? हो गया, ऑन हो गया। ऑनलाइन वाले लोग रुक जाइए, अभी हम प्रारंभ नहीं किए हैं। पीछे देखो पीछे। अरे भाई विनय साहनी, कहाँ इतना नाराज होके बोल रहे हैं आप? हम आप ही लोगों के लिए इंतजार कर रहे हैं। आवाज जा रहा होगा, वीडियो नहीं जा रहा होगा। कोई बात नहीं, जाएगा थोड़ी देर में। अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं। बेसिकली मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता क्या है अभी हम लोग समझेंगे। एक बात बताइए, आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, सपोज करिए, मान लीजिए कि मैं ही हूँ, मिशन आईएएस में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे टीचर हूँ या वर्कर हूँ, जो भी हूँ। हमें किसी पैसों की जरूरत पड़ेगी तो हम किससे लेने जाएंगे? पैसे की। ओबियसली मिशन आईएएस से। पैसे की कोई जरूरत पड़ जाएगी तो किससे लेंगे? मिशन आईएएस से। हमने तो आपको आरबीआई और बैंक को जब पढ़ाया था तो हमने कहा ये बाप है और ये बेटा है, यही कहा था। अब बेटे को एकाएक एक दिन के लिए पैसों की जरूरत पड़ जाएगी, किसके पास जाएगा वो? ओबियसली बाप के पास जाएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। लेकिन बाप है चंट। बाप कह रहे बेटा तुम्हें एक दिन के लिए भी पैसा देंगे तो क्या लेंगे तुमसे? टैक्स लेंगे। समझ गए? वही है एमएसएफ, अभी सीखेंगे उसको थोड़ा लाइव है। हाँ, शॉर्ट टर्म नहीं, ओवरनाइट कहते हैं। ओवरनाइट लोन इसको कहते हैं। एक दिन के लिए भी यदि पैसा देगा, समझ गए? इसको हम सीखते हैं और इसी से एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे मार्केट में कैसे। पहले आप लोग देखते थे एक बैंक का मैनेजर होता था, करोड़पति हो जाता था। सुने हैं कि नहीं आप लोग? बैंक का मैनेजर लोग एक 5 साल बैंक का मैनेजर रह के करोड़पति हो जाता था। कैसे होता था सिखाएंगे। बाद में आरबीआई को ध्यान पड़ा, अरे बाप रे बाप, ये तो बैंक का पैसा कमा रहा है। तब एक सिस्टम लेके आई, ये एसएलआर आप देख रहे हैं और सीआरआर। सीआरआर तो पहले था, एसएलआर नहीं था। एसएलआर इसीलिए लाया गया। एसएलआर का डेटा जाता था हर सैटरडे को, और हर सैटरडे के पहले ये लोग क्या करते थे, मंडे को बैंक का मैनेजर लोग बढ़िया बड़े बड़े बिजनेसमैनों से सेटिंग है, जितना बैंक का पैसा आया इसका डेटा किस दिन भेजना है? सैटरडे को शाम को। मंडे से जितना रिकवरी हो रहा है बैंक में, ये सब किसको दे देते थे? बिजनेसमैन को। तुम हमको फ्राइडे को शाम को लौटा देना तो सैटरडे को है डेटा। बिजनेसमैन क्या करता था, ठीक है 10 करोड़ ले लिया तो 4 दिन में, आपको पता है बिजनेसमैन 2 दिन में 4 दिन में ही करोड़ों कमा लेता था। तो तुरंत क्या करता था, 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ ले लिया, उसके बदला वो कमाया उससे 10 लाख, तो 2 लाख दे दिया इसको, 6 लाख अपने रख लिया। तो बैंक का मैनेजर इस तरह हो जाते थे। जब एकाएक जब ध्यान पड़ा किसका? आरबीआई को, अरे बाप रे बाप, हम तो पैसे का खेल कर रहे हैं, हमारे पीछे ही लोग खेल कर दे रहा है। तो आरबीआई बोला अब कोई नौटंकी नहीं, 4 बजेगा डेटा 6 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। आरबीआई को डेटा नहीं पहुंचा कि एक दिन में कितना आया है और कितना गया है। ओके, हाँ ऑनलाइन वाले लोग आ जाइए। हाँ बिल्कुल, हम लोग एलएएफ भी समझा दीजिएगा सर प्लीज। चलिए बता देंगे पल्लवी जी, एलएएफ भी। तो आरबीआई ने कहा कि अब नौटंकी नहीं चलेगा। अब 4 बजे देखिएगा, बैंक का मैनेजर पूरा पोथी पत्र लेता है, 4 बजे ऑफिस में घुस जाता है। ध्यान से देख, किसी बैंक में चले जाइएगा 4 बजे या तो दरवाजा बंद हो जाएगा, और ना तो मैनेजर को देखिएगा चुपचाप केबिन में। 6 बजे तक नहीं पहुंचा बैंक के मैनेजर के, बैंक के ऊपर इंटरेस्ट। आरबीआई कोई नौटंकी नहीं, कितना तुम्हारा आया है कितना गया है कब तक पहुंचा देना है तुमको? 6 बजे तक। 4 से 6 के बीच में देखिएगा एकदम मैनेजर का सर पकने लग जाता है। पहले ही नहीं होता था, पहले सैटरडे को जाता था। अब इसलिए देखिएगा सैटरडे को जो जाता था तो ये लोग 4-5 दिन में क्या करते थे, पैसा बिजनेसमैन को दे के उससे फायदा ले लेते थे। सारा केस बंद कर दिया, अभी नौटंकी नहीं चलेगा। ठीक, हम बता रहे हैं हमारे जानने वाले 1-2 बैंक ऐसे बैंक मैनेजर्स हैं जो अमेरिका में और कहाँ जमीन ले ली। थोड़ा मोड़ा इनकम थोड़ी होता था उससे, बहुत भयंकर लेवल का इनकम होता था। खैर अभी एसएलआर पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा एक बार हम ये ऑनलाइन वालों को बैकअप ले लेते हैं। ठीक, क्या क्या पढ़ाए थे वो बता देते हैं, फिर हम लोग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में लिख लेंगे। बेसिकली हम लोग एलएएफ की बात कर रहे थे, शायद ऑनलाइन वाले लोगों को एलएएफ समझ में नहीं आया था। एलएएफ क्या होता है? बेसिकली एलएएफ को कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, है ना। हिंदी वाले लोग भी इसको ऐसे ही समझेंगे, लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए ये बोला जाता है, एक टर्म यूज किया जाता है ना। और ये बेसिकली होता क्या है, मार्केट में ओवरनाइट
लोन कौन से सर के बदले, ओवरनाइट लोन बोलते हैं इसको, उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, आरआर और ट्रिपल आर, ये दोनों को बढ़ने और घटने की जो प्रोसेस होता है ना, इसी को इकोनॉमिस्ट लोग एक ही शब्द में क्या बोल देते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अर्थात आरआर और ट्रिपल आर के बारे में बात ना करके यदि आरआर घटाता है या बढ़ाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसी आरबीआई, तो इसी को बोल देते हैं अर्थशास्त्री लोग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। बेसिकली इन दोनों को घटाने बढ़ाने का काम क्यों किया जाता है, क्योंकि बाजार में तरलता को मैनेज करने के लिए किया जाता है। इसीलिए ये शब्द बोल दिया गया है कि आप ज्यादा बार बार आरआर और ट्रिपल आर ना बोलना पड़े, एक ही शब्द बोल के दोनों को रख दिया जाए। ठीक है, सभी ऑनलाइन वाले लोग समझ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट है ना सर, एमसीक्यू भी करवा दीजिए। अरे भाई करवा देंगे एमसीक्यू आप लोग। चलिए आगे आते हैं, हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं जिसको हम लोग एमएसएफ बोलते हैं। बेसिकली एमएसएफ क्या होता है, मैंने कहा कि एमएसएफ एक तरह का लोन है। बैंकों को एकाएक जरूरत पड़ जाता है एक दो दिन के लिए पैसे को, तो बैंक किसके पास जाएगा भाई, ओबियसली बैंक जो है बेटा है और आरबीआई बाप है, तो बेटे को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो किसके पास जाएगा मित्रों, बाप के पास जाएगा। तो जैसे ही बेटे को पैसे की जरूरत पड़ेगी वो पहुंचेगा किसके पास, बाप के पास। अर्थात बैंक को पैसे की जरूरत पड़ी एक दिन के लिए तो किसके पास जाएगा मित्रों, अपने बाप अर्थात आरबीआई के पास। तो आरबीआई जब एक दिन के लिए लोन देता है तो उसी को क्या कहते हैं मित्रों, ओवरनाइट लोन, ओवरनाइट लोन। और यही क्या होता है, इसके बदले जो इंटरेस्ट लेता है इसी को क्या कहते हैं मित्रों, एमएसएफ क्या देता है, इंटरेस्ट, इसी को क्या कहते हैं मित्रों, बैंक। ठीक, इज इट क्लियर, क्या आप लोग समझ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, लिख लीजिएगा। इसको पहले उतार लीजिए फिर हम लोग इस पे लिखवा देते हैं। ठीक, चलिए लिखिए, एमएसएफ एक ब्याज दर है जो बैंक आरबीआई को देता है, जो बैंक आरबीआई को देता है, जो बैंक आरबीआई को देता है। मेन जो इसमें समझने वाली बात है वो देखेंगे। सामान्यतः यह 14 दिनों के लिए लिया जाता है। कितने दिनों के लिए, 14 डेज के लिए। ठीक है, 14 डेज के लिए, 14 डेज के लिए लिया जाता है। अच्छा एक बात बताइएगा, आप लोग पैंचा गांव में सुने हैं एक शब्द, पैंचा लिया जाता है, उसी से लिया जाता है जिससे संबंध ठीक हो। उसी तरह ये पैंचा वाला काम है। देखिएगा पैंचा जब लिया जाता है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा के, जो दूसरा पार्टी होता है वो क्या करता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा के दे देगा। जैसे आप 1 किलो आपसे आटा लिया है तो वो उधर से देगा तो 1 किलो 200 ग्राम 250 ग्राम दे देता है अपने से, मतलब वो कोई इंटरेस्ट का बात नहीं होता है। उसी तरह जब बैंक एमएसएफ लेता है तो बैंक को बहुत जरूरी होगा तभी ना एक दिन के लिए लोन लेगा, नहीं तो क्यों लेगा भाई। तो आरबीआई कहता है कि बेसिकली हम तुमसे एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं लेंगे, लेकिन जो बैंक रेट है, जब हम तुम लोग को एलोकेट कर रहे थे पैसा तो एक निर्धारित रखे थे ना दर, बैंक रेट, तो आरबीआई कहता है कि जो एमएसएफ है वो किसके बराबर रखो, बैंक रेट के। बस जो बैंक रेट हम ले रहे हैं उतना ही दे दोगे तो हम खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली जो एमएसएफ होता है वो किसके बराबर होता है, हमेशा बैंक रेट के बराबर होता है। इसको लिख लेना है, एमएसएफ हमेशा बैंक रेट के बराबर होता है, एमएसएफ हमेशा बैंक रेट के बराबर होता है। ठीक हो गया, ये समझ गए सभी लोग, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली क्वेश्चन ऐसे आता है, निम्न में से किस लोन को ओवरनाइट लोन कहते हैं, क्या होगा, एमएसएफ। एक दिन, इसको एक दिन का भी लोन कहा जाता है। एक दिन का लोन निम्न में से किसको कहते हैं, एमएसएफ को, ध्यान रखना है। एमएसएफ निम्न में से किसके बराबर होता है, लगभग किसके बराबर होता है, 4 ऑप्शन, सीआरआर, आरआर किसके बराबर होगा मित्रों, बीआर होगा उसमें, बैंक रेट के बराबर। ध्यान रखिएगा हमेशा बीआर इक्वल टू एमएसएफ। अभी सीखेंगे भी कुछ देर में, अंतर भी होगा तो बहुत मिनिमम 0.1%, तो कहा जाता है लगभग बराबर होता है। ठीक, चलिए अगला एक टर्म है
जो जिसको बोलते हैं हम लोग CRR, क्या बोलते हैं इसको? CRR बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। 2:17 हो गया यार रेशियो। हम सोचे थे आज आप लोगों को प्लानिंग खत्म कर देंगे। खैर चलिए, मतलब समझ में तो आ रहा है, मजा आ रहा है ना सबको? ऐसा नहीं कि स्पीड में हम खींच के आप लोग को कम कर दे, ये भी ठीक नहीं है, है ना? कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है? कैश रिजर्व रेशियो देखिए क्यों लाया गया इस कॉन्सेप्ट को, पहले ग्रास को समझिए। हुआ क्या कि बैंक्स जो थे अपना सारा पैसा लोगों से, लोग FD करते हैं बैंक में, आपको पता है। बैंक में 2 तरीके काम होता है, एक तो बैंक लोगों को पैसा देता है ना, और एक कॉन्सेप्ट हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि लोग क्या करते हैं, लोन दे रहा है बैंक, और दूसरा लोग क्या कर रहे हैं, इसमें पैसा FD कर रहे हैं, RD कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। 2 काम होता है ना बैंक में। तो लोन जिसको दे दिया बैंक ने, पैसा तो लोन दे दिया, बैंक के पास बचा नहीं। और बैंक ये जो FD और RD लोग कर रहे हैं, जो पैसा अपना जमा लोग कर रहे थे बैंक में, इसको बैंक क्या करता है, तुरंत लेता है ये, और लेके क्या कर लेता है, इसका बिजनेस। पता है बैंक क्या करता है, बिजनेस कर लेता है। ठीक, तो बैंक इससे मुनाफा कमाता है, तभी तो आपको रिटर्न करेगा। बैंक या तो इधर बिजनेस करेगा या लोगों को लोन दे के करेगा, 2 में से एक ही काम करता है। कि आपको बेसिकली आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। बैंक में आप FD करते हैं तो बेसिकली ये 1 साल पे कितना देता है मित्रों, कितना देता है? 8% मैक्सिमम है। और यदि आप बैंक से लोन लीजिएगा तो बैंक मिनिमम कितना आपको इंटरेस्ट देना होगा? 12%। मिनिमम बता रहे हैं, ये 12 से ज़्यादा है। देख रहे हैं, ये भी तो बैंक का बिजनेस ही तो है। आपसे पैसा रख रहा है सुरक्षित कि 2 भैया पैसा हम रख रहे हैं, और आपसे ले कितना रहा? 4% का गैप है। 4% कौन कमा रहा है? बैंक कर रहा था। यही नौटंकी स्टार्टिंग में जब बैंक बना था, लोग बैंक को पैसा देते थे, पटाक 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 वो क्या करता था, लेके या तो लोन दे देगा या कहीं प्रॉपर्टी खरीद लिया, कुछ बिजनेस कर लिया। सवाल ये आया कि इसी जो FD आप मान लीजिए कि 4 साल के लिए किए हैं, और एकाएक इसी में से किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ गया पैसे की, वो बंदा दौड़ते दौड़ते गया बैंक के पास, भाई हमारे घर में कुछ पड़ गया है, किसी का तबीयत खराब है, कुछ भी, बैंक से कि तुम हमारा पैसा रिटर्न कर दो। ये कहा सुनो, नौटंकी मत करो, तुमने 4 साल के लिए जमा किया था, अब अपने बात से मत मुकरो, हम नहीं देंगे। तुम क्या कर लोगे? पैसा तो हमारे पास है, तुमको जो करना है कर लो, हम नहीं देंगे। RBI के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है भाई? बाजार में पैसों का तरलता या पैसों के मामले में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? RBI के पास। RBI को ये पता चला, RBI ने कहा भाई सरकार, वित्त मंत्रालय को पता चलेगा तो हमको डांटेगा। तब एक नई पॉलिसी लाया RBI ने कहा ये गलत बात है, यदि पैसा जमा हम आपके पास कर रहे हैं तो हमारी जरूरतों का पूरा कौन करेंगे? आप करेंगे, अर्थात हमारी जरूरतों को पूरा बैंक करेगा। तो RBI ने कहा, RBI ने बैंक से पूछा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम पैसा क्यों नहीं रिटर्न कर रहे हो? तो बैंक ने कहा कि भैया हम सारा इन्वेस्ट कर दिए, या तो बिजनेस कर लिए या लोन दे दिए, जो भी डेटा बता दिया। RBI ने कहा ये कॉन्सेप्ट गलत है। यदि आप किसी से पैसा जमा करवा रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसको जरूरत पड़े तो बेशक उसको उतना मत दीजिए, कुछ काट लीजिए, लेकिन उसका पैसा रिटर्न करिए। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम सब सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है। हमारा इकोनॉमी क्या है? मिश्रित है। इसमें कैपिटलिस्ट भी इंक्लूड है, इसमें सोशलिस्ट भी इंक्लूड है। और सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में सबसे ज्यादा ख्याल किसका रखना है? समाज का। समाज कौन है? जनता है। तो RBI ने कहा कि तुम अब जरा पॉलिसी पे ध्यान दो, हमारी इकोनॉमी क्या कहती है, नौटंकी मत करो। तुम यहाँ बाजार बना के सिर्फ नहीं, बाजार होते हुए भी सामाजिक अर्थव्यवस्था को ध्यान रखना है। तो इसीलिए RBI ने कहा बैंक से कि तुम एक मात्रा में क्या रखोगे? CRR हमें दे दोगे, CRR हमें दे दोगे, कैश रिजर्व रेशियो, और ये पैसा तुम्हारा हम रखेंगे कि यदि तुम्हारा दिन खराब हो जाए, तुम सारा पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दो, तो कोई बंदा, कोई व्यक्ति तुम्हारे पास पहुंचे पैसा लेने और नहीं रहेगा तो तुम हमसे पैसा लेके उसको रिटर्न कर देना। लेकिन तुम ऐसा मत करना कि उसको रिटर्न कर दो कि हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, ये गलत बात है। तुम उसको नहीं रिटर्न कर सकते हो क्योंकि उसका पैसा कौन रखा है? तुम रखे हो, अर्थात बैंक रखा है। इसी को देखते हुए कॉन्सेप्ट लाएगा CRR, कैश रिजर्व रेशियो इसको बोलते हैं, है ना? कैश रिजर्व रेशियो। क्या समझ गए? कॉन्सेप्ट को समझ गए, क्यों लाया गया, क्या इसके पीछे लॉजिक था? अब इसके बारे में लिख लीजिए, कैश रिजर्व रेशियो लिख लीजिए। सर OMO भी बता दीजिए। बिल्कुल OMO भी बताएंगे हम, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। OMO को कैसे छोड़ देंगे, OMO भी बताएंगे। चलिए लिख लीजिए, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो बैंक का पैसा होता है जो RBI के पास आरक्षित रखा जाता है।
कैश रिजर्व रेशियो बैंक का पैसा होता है और आरबीआई के पास रखा जाता है। एक लाइन और लिखिए, यह बैंक के दैनिक लेन देन पे निर्धारित किया जाता है। बैंक का डेली कितना आया और कितना खर्च किया उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। यह बैंक के दैनिक लेन देन पे निर्धारित किया जाता है, दैनिक लेन देन पे निर्धारित किया जाता है। ठीक, अब हम आपसे एक बात पूछें, हमने आपसे क्या कहा था कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी हैंडल करती है और मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली क्या है, लिक्विडिटी को मैनेज करना। अब बैंक जो है, बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो गया, बैंक ज़्यादा लोगों को लोन देने लग गई। आप समझ रहे हैं, सीआरआर अभी कितना है, सीआरआर अभी कितना है, मान लीजिए 4.6%, अभी लास्ट में लिखवा देंगे कौन कितना है, 4.6%। और बैंक को लगा कि आरबीआई को लगा कि इसके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो गया, लोन ज़्यादा दे रहा है, सीआरआर को क्या करेगा, बढ़ा देगा, 4.6%, 8% कर देगा। पैसा बैंक के पास कम हो जाएगा, क्योंकि डेली जो आएगा जाएगा उसका कितना पैसा सरकार आरबीआई को देना पड़ जाएगा, 8%। आरबीआई कहेगा तुम्हारा ही पैसा है भाई, हम रखे हैं, चिंता मत करो, जरूरत पड़ेगा तो दे देंगे, लेकिन 8% तुम कब हमारे पास रखो। तो जब 8% रख देगा तो उसका पैसा जो मेन उसका इनकम है उससे तो 8% कम हो गया। डेली 100 रुपया कमाए तो 8 रुपये किसको भेजना पड़ेगा, आरबीआई को, तो 8 रुपया कम हो गया। तो जो पहले 4 साढ़े 4 रुपया भेजता था उससे ज़्यादा हो गया, अर्थात थोड़ा सा उसके लेन देन में कमी आ जाएगी। तो सरकार क्या करता है, लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए सारा हथकंडा एक साथ अपनाता है, आरआर भी सीआरआर भी, समझ गए बात, सब पे काम करता है, एक ही तरह से नहीं खींचेगा। ये सब पॉलिसी क्यों लाया गया, एक जानते हैं, इसके बाद जब पॉलिसी आए एसएलआर, तो आरबीआई के बैंक ऑफ इंडिया के उस वक्त के सीईओ थे, बड़ी खटक गए, अरे बैंक तो 4.6% यहाँ से ले लेगा, 18% एसएलआर से ले लेगा, फिर हम इसको रेपो रेट दे रहे हैं, इसको बैंक रेट दे रहे हैं, हम कमा क्या रहे हैं, सब पैसा तो यही ले लेता है। बड़ी खींच होके हम नहीं मानेंगे, एसबीआई नहीं मानेगा। आरबीआई बोला नौटंकी मत करो, एसबीआई का सारा कागज निकला और जांच करवाओ इसको। पहले तो एसबीआई जैसे पता चला कि हमारा जांच स्टार्ट हुआ है, पहले अपने प्रबंधक को तुरंत हटवाया, जो थे नाम ध्यान पे नहीं आ रहा है उनका, वो बड़े नाराज हुए थे कि एसएलआर की पॉलिसी ला दिया, 18% हम रखेंगे, क्या मजाक है, हम बिजनेस क्या करेंगे, हमको फायदा क्या होगा। तब देखिएगा जब से एसएलआर आया है ना, तो बैंक, पहले बैंक बहुत तेजी से बढ़े थे, अब देखिएगा नया नया बैंक नहीं बन रहा है, देख रहे हैं बैंक को बनने में बहुत समय लग जा रहा है। पेटीएम कई साल से कोशिश कर रहे हैं, 3 साल से बैंक बनने का, अभी तक नहीं बना है। पेटीएम क्या है, पेमेंट बैंक है। जब आप देखिएगा तो पहले बैंक बहुत तेजी से, कोटक बना था तो देखिएगा कोटक कितना तेजी से ग्रो कर गया, अब कोई बैंक तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है। इसी पॉलिसी से एसएलआर आ गया, एसएलआर 18% रखना पड़ता है, तो आप बिजनेस कैसे कर पाइएगा। तो उस वक्त एसबीआई के जो चीफ थे वो बड़ी कनमनाए थे आरबीआई को कि ये नौटंकी करके रखा है, सारा पैसा तो हम लोग का ये रख लेता है। आरबीआई बोला औकात में रहो, जांच कराएंगे पूरा। जैसे ही जांच एसबीआई का स्टार्ट हुआ, तुरंत एसबीआई पहले किसको हटाया, अपने प्रबंधक को, जो उसके खिलाफ बोल रहा था, प्रबंधक को हटाया, भाई हटाओ ना तो ले बीतेगा, और चुपचाप एसबीआई एसएलआर को एक्सेप्ट कर लिया। समझ गए बात। ओवरऑल कहने का, यहाँ से पॉलिटी से रिलेट कर लीजिए, ओवरऑल कहने का क्या मतलब है, सबसे बड़ा बाप कौन है, आरबीआई। आरबीआई कौन है, सरकार। हमेशा ध्यान रखिएगा, सरकार मतलब आरबीआई ही तो, वित्त मंत्रालय ने ही ऑथेंटिकेट किया है किसको, आरबीआई को। सरकार से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, लोकतंत्र हो या कोई तंत्र हो, सबसे बड़ा तंत्र कौन है, सरकार। मेरा डायरेक्ट कहने का ये मतलब है। तो सरकार के, हमारा कहने का मतलब ये है कि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो सरकार के खिलाफ लिखने से बचेंगे। समझ गए बात। बैंकिंग के बारे में लिख रहे हैं तो ये नहीं कि बैंकिंग की तारीफ करते हुए आरबीआई की बेइज्जती कर देना है, या आरबीआई के खिलाफ बोल देना है। सब बताना है, लेकिन बताते हुए लास्ट में ले जाके किसकी तारीफ कर देना है, आरबीआई का। बताते हुए किसकी तारीफ कर देना है, सरकार का। कोई भी आंसर लिख रहे हैं सब झूठ फरेब बात है कि आप एकदम स्ट्रिक्ट होकर लिखिए, आप अपनी विचारधारा को लिखिए, कभी मत लिखिएगा। अभी के समय में आपको चालाकी रिजल्ट लेना है ना जी, क्या मतलब है नौटंकी करने से। काहे लिखेंगे हम किसी विचारधारा के खिलाफ, आप चुपचाप किसके पक्ष में लिखेंगे, हमेशा सरकार के। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन लास्ट में जब कंक्लूजन देते कहाँ किसके तरफ मोड़ देंगे आप आंसर में, आरबीआई की तरफ, सरकार की तरफ। ठीक है, चलिए सीआरआर हो गया। सीआरआर पूरा लिखवा दिए, नहीं लिखवाएं, लिखवा दिए। हाँ, सीआरआर
पैसा बैंक का होता है, आरबीआई के पास आरक्षित रहता है। ठीक, यही इंग्लिश वाले लोग लिख लिए। हाँ, अच्छा ये बात और बताइएगा, सीआरआर जितना ही बढ़ेगा मार्केट में मनी फ्लो घटेगा या बढ़ेगा? हाँ, इसको भी लिख लेना है। नहीं, इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट अलग है। इंश्योरेंस हम आपको बजट में पढ़ाए थे ना। आप पैसा मांग तो देना ही पड़ेगा, वो तो हम उसमें बताए थे। कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताए थे कि कॉन्सेप्ट आपको उसमें बताए थे कि जब क्या था, वो पब्लिक अकाउंट फंड का पैसा सरकार खर्च कर देती है और लोग मांगने लग जाते हैं, तो कहाँ से देती है? कंसोलिडेटेड फंड से। समझाए नहीं थे आपको बजट में? बजट 266 से बताए थे, समझ गए? सभी लोग थे उस दिन शायद। हाँ, वो उसका कॉन्सेप्ट है, यहाँ से कोई लेना देना नहीं। हाँ, क्या? और 6 से ज्यादा भी कर सकते हैं। सीआरआर का कंसेप्ट टेंशन मत लीजिए, सीआरआर डिपेंड करता है सरकार के मूड के ऊपर। बाजार में क्या स्थिति है मनी का, उस हिसाब से सीआरआर तय किया जाएगा। ठीक, ये आप और हम तय नहीं करेंगे, ये जो रिपोर्ट आएगा 2 महीने पे, उसी के हिसाब से तय किया जाता है। किसका? वो तो अलग कॉन्सेप्ट है, हिंदू रेट जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। अभी इसमें आपको कंफ्यूजन, कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं रखना है, सीधा क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है और बाजार में लिक्विडिटी को मेंटेन रखने के लिए किया जाता है और कुछ नहीं। चलिए, सीआरआर के बारे में लिख लीजिए, ये जरूर लिख लीजिएगा। सीआरआर अभी सीआरआर कितना है मित्रों? प्रेजेंट 4.5%, 4.6 नहीं है, एग्जाम्पल में दे दिए थे। प्रेजेंट में 4.5% है, लिख लीजिएगा प्रेजेंट। वैसे सबका हम लिखवा देंगे कुछ देर लास्ट में। सीआरआर हो गया, एसएलआर भी लिख लेते हैं। एसएलआर एक और कॉन्सेप्ट है, डेली। हाँ, 4.5%। सुबह से शाम तक कितना गया? 4 बजे से 6 बजे तक मैनेजर जी का रिपोर्ट काम है, तिनको तुरंत रिपोर्ट कर। हाँ, डेली 4.5%। 4.5% आप कम समझते हैं, बहुत हो गया। नहीं, डेली। आज कितना गया, यही तो काम गड़बड़ा जाएगा। आज कितना गया है, शाम तक की लोग डेटा नहीं पहुंचाते थे। मैनेजर लोग ये क्या करते थे, सैटरडे को पहुंचाते थे, 6 दिन के बीच में पैसा ऊपर नीचे मार देते थे। किसको? वो बिजनेसमैन से। इसीलिए इसको डेली बेसिस पे कर दिया गया। एसएलआर को भी डेली बेसिस पे किया गया है। चलिए अगला लिखेंगे एसएलआर। सर ओएमओ भी बता दीजिए, ओएमओ भी करा देंगे। एसएलआर लिख लीजिएगा। एसएलआर क्या होता है? ये एसएलआर की कॉन्सेप्ट बाद में आया है, ये है ना। ये जब आया तब बड़ी एसबीआई के जो थे, इसको क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, इसको जानते हैं क्यों लाया गया था? इसके पीछे कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या था? पहले लिख लीजिए इसको, फिर लाया। ये 91 के बाद ही लाया गया है, 91 के बाद ही सर, जितना आया सब 91 के बाद। स्टैट्यूटरी ठीक, चलिए लिख लेंगे इसके बारे में। बेसिकली ये लाया क्या गया था, पहले ग्रास को समझ लीजिए। था क्या? बैंक्स बन रहे थे तेजी में, और जब बैंक्स बन रहे थे तो क्या था कि बैंक का लोग, जैसे मामला गड़बड़ाया, बैंक अपने तरीके को स्टेबल नहीं कर पाया, तो बैंक क्या हो जाता है, दिवालिया हो जाता है। जानते हैं ये बात? अपने जो इनकम एक्सपेंडिचर को तरीके से, लोन को, सब चीज़ों को नहीं हैंडल करेगा तो क्या हो जाएगा, वो दिवालिया। तो सरकार को इस बात का डर था कि कोई बैंक मार्केट में आया, 500 करोड़ मान लीजिए लोगों से 500 करोड़ एफडी करवा लिया। अरे इन पैसों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बैंक की थोड़ी है। इस पे आप नैतिक तौर पे देखिएगा तो लोकतंत्र में जी रहे हैं, और लोकतंत्र के रूप में सबसे ऑथेंटिक हिस्सा कौन है? वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्रालय का सबसे बढ़िया अंग कौन है? ये मैनेज करने की जिम्मेदारी किसको है कि हमारा पैसा जो बैंक को हम दे रहे हैं, ये कौन देखेगा? बेसिकली बैंक को तो आरबीआई ने ही दिया है ना पैसा। बाप ही, घर में कोई भी मान लीजिए कि देखिएगा बेटा कोई गलती करता है तो लोग कहाँ पहुंच जाता है? बाप के पास। तो ये जो लोगों का 500 करोड़ रुपया है, ये इसकी जिम्मेदारी किसकी है मित्रों? आरबीआई की। अब बैंक दिवालिया हो गया तो लोग पैसा किससे मांगने जाएंगे? आरबीआई से। आरबीआई ने कहा कि साला ये दिवालिया हो जाएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, इतना तो हम मैनेज करके रखें कि ये दिवालिया हो गया तो कुछ इसके पास हो ताकि ये रिटर्न कर सके। तो वही आरबीआई ने कहा बैंकों से कि सुनो, तुम कुछ पैसा अपना लिक्विडिटी फॉर्म में रखोगे, सब बिजनेस नहीं कर लोगे। सारा पैसा लेके बिजनेस करोगे, फंसा दिए तो दिवालिया हो जाए। बेसिकली यही होगा कि बैंक पैसा लिया, इन्वेस्ट किया, घाटा में गया तो दिवालिया हो गया।
तो सरकार ने कहा, आरबीआई ने कहा कि अपना 18% पैसा कहाँ रखोगे, लिक्विडिटी फॉर्म में, कि यदि हम आज चाहें, कल चाहें या परसों चाहें इसको बेच के तुरंत रिटर्न कर देंगे। कुछ दिन पहले, अभी 1 महीना पहले यस बैंक का ये स्थिति आ गया था। यस बैंक होने लग गया था दिवालिया, यस बैंक की सारा शेयर गिरने लग गया, जितना बिजनेस था उसमें वो हानि, मतलब उसको लॉस होने लगा। सरकार ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, 18% ये है, 4.5% के आसपास वो है, 21% पैसा तो रखा है बैंक का, और बैंक का 21% पैसा रखा है, इसका मतलब सही तरीके से समझिएगा तो टोटली पैसा बैंक जो है एफडी तो है नहीं, उसमें बैंक का शेयर भी होता है बहुत चीज, तो 21% पैसा सरकार के पास है। इसका मतलब ये कि यदि वो भाग भी गया ना तो सरकार उसके इतना तो 70-80% जितना लोग जमा किए हैं उतना तो रिटर्न कर ही देगा। इसीलिए सरकार जो है एसएलआर की पॉलिसी लाया कि यदि हम 18% इसका यहाँ रखते हैं और 4-5% के आसपास कहाँ रखेंगे, सीआरआर में, कैश रिजर्व रेशियो में, तो इस बात का डर नहीं रहेगा कि ये दिवालिया हो गया तो आम जनता का पैसा डूबेगा। हम क्या कर देंगे इसको, आम जनता का पैसा जितना जमा किए, पूरा नहीं, जैसे आप 4 साल के लिए 5 लाख रुपया रिटर्न किए हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि 4 साल बाद 10 लाख आपको आरबीआई रिटर्न कर देगा, बैंक दिवालिया हो गया तो, लेकिन इतना जरूर रिटर्न कर देगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आरबीआई की, तो आरबीआई इतना जरूर रिटर्न कर देगा। इसी को देखते हुए ये एसएलआर की पॉलिसी लाया गया। तभी तो एसबीआई का चीफ पिनका था, ये तो पूरा हमको ट्रायंगले में ले रहा है हर बैंक को। अब कहाँ भागिएगा, बैंक होकर कितना तेज बनिएगा, कहीं तेज नहीं बन पाइएगा अभी के समय में, अभी के दौर में। इसीलिए ये रखा गया, एसएलआर लाया गया। इसको बोलते हैं सांविधिक तरलता अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात। समझ गए एसएलआर की पॉलिसी, अब इसको लिख लीजिएगा। एसएलआर बैंक का ही पैसा होता है, एसएलआर बैंक का ही पैसा होता है, बैंक का ही पैसा होता है, लेकिन आरबीआई के निर्देश पर स्वयं के पास आरक्षित रखा जाता है। इंग्लिश वाले, चलिए लिखिए इंग्लिश वाले लोग। एसएलआर इज द मिनिमम डेली डिपॉजिट ऑफ बैंक, इन ऑन अकाउंट, अपने ही खाते में उसको क्या रख लेना है, मिनिमम रिजर्व रख लेना है। बेसिकली अभी ये कितना है, एसएलआर कितना है मित्रों, 18%। अभी क्या है, बहुत दिनों से 18% ही है। इसको लिख लीजिएगा, एसएलआर 18%, एसएलआर 18%, इसको लिख लीजिएगा। बेसिकली बहुत दिनों से ये एसएलआर ही है। ठीक, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको भी लिख लेंगे हम लोग। शेड्यूल बैंक तो हो भी नहीं पाया आज, खैर छोड़िए, कमर्शियल बैंक का ही पार्ट है। शेड्यूल बैंक तो समझाई दिए हैं, शेड्यूल बैंक कौन सा है। एक और अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, एसएलआर हो गया, एमएसएफ हो गया, सारा हो गया है ना। ओएमओ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओएमओ को लिख लेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ओएमओ। ओपन मार्केट ऑपरेशन, आप बताइएगा अंदाज से क्या होता है। हमें लगता है आप लोगों को जितना हम बताए हैं, खुले बाजार की नीति इसको कहते हैं। स्टार्टिंग में जितना हम बताए हैं पॉलिसी, उस हिसाब से आपको बता देना चाहिए कि बेसिकली होता क्या है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, आरबीआई के अंडर में आता है। क्या होगा ओपन मार्केट का क्या मतलब है बताइए। आप लोगों को बजट में एक शब्द बताया था, डिसइन्वेस्टमेंट, क्या था वो, हमने आप लोगों को एक शब्द बताया था। नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, बजट में ये शब्द बताया था, बहुत अच्छे से हाईलाइट किया था। निर्मला सीतारमन जी ने इसको खूब कोटेड बोला जब बजट पेश कर रही थी कि यार, हाँ समझ गए बात, हाँ बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, हाँ हाँ बात समझ गए। सब लोग जानते हैं डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में, एवरीवन। बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट होता ये है कि जैसे सरकार, रेलवे है, मैंने बजट वाले चैप्टर में समझाया था अच्छे से, फिर भी एक बार रिकॉल कर देते हैं। रेलवे है, रेलवे का मान लीजिए कि 90% हिस्सा किसका है, गवर्नमेंट का है, और 10% किसका है मित्रों, प्राइवेट का है। यही बताया था ना मैंने, पीवीटी। अब क्या हुआ कि सरकार को कैश की जरूरत पड़ी, सरकार को पैसे की जरूरत पड़ी, तो सरकार ने किया क्या कि ये जो 90% हिस्सा
किसका है? सरकार का, रेलवे का। इसको 80% कर दिया और 10% इधर और ट्रांसफर कर दिया, किसको? प्राइवेट को। तो जो 10% एक्स्ट्रा ट्रांसफर किया है, इसके बदले इसको जो पैसा मिलता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। निजीकरण नहीं, बल्कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं मित्रों? डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट लाने की जो पॉलिसी है, सरकार अपने प्रतिभूतियों को बेच रही है, बेची तो रही है उस प्राइवेट के हाथ में, 10% बेची। जो ये पॉलिसी है इसी को कहते हैं खुले बाजार की नीति। इस नीति को क्या कहते हैं? खुले बाजार की नीति। लिख लीजिए, होता क्या है? ओएमओ, जब सरकार अपने प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करती है तो उसे खुले बाजार की नीति कहते हैं। ठीक, ये बैंकों के भाषा में, ये हमने आपको बजट के सेक्शन में समझाया था। बेसिकली यही टर्म जब बैंक और आरबीआई के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये आरबीआई का ओएमओ है, समझ गए? ये सरकार का नहीं, ये आरबीआई और बैंक के बीच में ये काम हो रहा है और ये सरकार करती है। ठीक, ये हम आपको समझाने के लिए किए। ये अभी बजट रेलवे किसका है? सरकार का है। अब रेलवे के जगह पे बैंक का कोई, आरबीआई का कोई हिस्सा रख लीजिए और जो आरबीआई करेगी उसको ओएमओ कहते हैं। चलिए एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, ओएमओ यानी खुले बाजार की नीति बैंक और आरबीआई के बीच का मामला है। बैंक और आरबीआई के बीच का मामला है। ठीक, बैंक और आरबीआई के बीच का मामला है। बैंक को ही, हाँ बैंक, ये आरबीआई और बैंक के बीच बेसिकली, नहीं शेयर मार्केट नहीं, आरबीआई हो गया और बैंक हो गया। अब समझिए वही बात। और आरबीआई के पास 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया नहीं है, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, एक 100 करोड़ का बिल्डिंग है और आरबीआई को एकाएक पैसे की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा? ये 100 करोड़ का जो बिल्डिंग है वो किसी बैंक को बुलाएगा और कहेगा सुन भाई, हमें पैसे की बहुत ज़रूरी है, तुम इस बिल्डिंग को ले लो और तुम हमें इसके बदले क्या दे दो? 100 करोड़ रुपया दे दो। ये जो काम है इसी को कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। और इसी को सरकार के लैंग्वेज में हम लोग क्या बोले? सरकार के 1991 के बाद, समझ गए, डिसइन्वेस्टमेंट। ये बेसिकली 1991 के बाद करना प्रारंभ हुआ है। सारा ओपन इकोनॉमी से ही ये सारा पॉलिसी हमने कॉपी किया है। आरबीआई ने भी ओपन मार्केट इसका नाम रख दिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और इसी को जो है पहले बजट में इसको क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश बोलते हैं। ठीक, चलिए ये सब हो गया। अब एक काम करिए आप लोग, अभी सबका करंट का डेटा लिख लीजिए जरा। बी आर कितना है, आर आर कितना है, सब लिख लीजिए जरा। बी आर, आर आर, ट्रिपल आर, सी आर आर तो बता चुके हैं, एस एल आर बता चुके हैं। एक बार देख लीजिए, हमको खुद देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट बदलता रहता है। देखिए एमएसएफ आर आर लिखिए 6.5%, 6.5% आर आर 6, इसको रुके बताते हैं पहले। ट्रिपल आर लिखिए, आर आर है 6.5%, तो ट्रिपल आर हो जाएगा, ट्रिपल आर 3.35%, 3.35%। यार बैंक रेट, और बैंक रेट के बराबर कौन सा रेट होता है बताइएगा हमको, क्या होता है? नहीं बैंक रेट, हाँ ओवरनाइट, क्या बोलते हैं उसको? ठीक, तो यदि हम ये बता देंगे तो समझ लीजिए कि एमएसएफ भी क्या है, सेम है। ठीक है, बैंक रेट इतना है। आरआर आपको मैंने क्या कहा था, जब बेटा बाप को पैसा देता है तो हमेशा जब बाप होता है, बाप जितना पे दिया है आपको उतना पे रिटर्न नहीं लेगा, उतना से कम पे ले रहा है पैसा, तो देखिएगा 3.35%। आरआर और बीआर में, बैंक रेट में हमेशा ही 0.25% का अंतर होता है। ठीक, दूसरा बात, सीआरआर घटता बढ़ता नहीं है, लगभग इतना ही रहता है 4.5%, सालों पे बदलता है, इसको रट लेना है। एसएलआर हमेशा कई सालों से यही 18% ही रहेगा, ये दोनों घटेगा बढ़ेगा नहीं, किसी विकृत मतलब बहुत ही अलग परिस्थिति में बदलता है, नहीं बदलेगा। इन दोनों को फिक्स रूप से याद कर लीजिएगा। आरआर को ये समझ लीजिएगा जितना
ट्रिपल आर को जितना आर आर रहता है लगभग उसके आधे के आसपास होता है। बेसिकली आपको याद क्या करना है, आपको बेसिकली याद करना है ये, समझ गए। और इसी से समझ लीजिएगा इससे 2.25% ये ज़्यादा होता है हमेशा में सब, और ये आधा होता है, इतना ही याद कर लीजिएगा। आर आर यदि याद है और ऑप्शन दिया रहेगा तो आप इसके अनुमान से मार लीजिएगा, ठीक है। सब रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी ये दोनों फिक्स है। आपको एस एल आर पता है 18% है, सी आर आर पता है 4.5% है, ठीक। अब हो गया आपका लगभग आरबीआई का सारा सेक्शन खत्म, आरबीआई का सारा सेक्शन खत्म हो गया। मैंने पहला बैंक सेंट्रल बैंक स्टार्ट किया था, दूसरा बैंक कौन सा था, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक की तरफ बढ़ जाएं, जो लोग ओएमओ कह रहे थे ओएमओ के बारे में बता दिया है मैंने। चलिए, सेंट्रल बैंक हो गया था, कमर्शियल बैंक क्या होता है, हेडिंग डालिए कमर्शियल बैंक। बेसिकली कमर्शियल बैंक होता क्या है, क्रैश कोर्स वाले लोग हैं, 20 मिनट भी नहीं छोड़ना है आप लोगों को, पूरा अच्छे से रगड़ देना है। कमर्शियल बैंक क्या होता है बताएंगे आप लोग, बेसिकली कमर्शियल बैंक होता क्या है। वाणिज्यिक बैंक मैंने बताया तो अभी बताया था क्या होता है कमर्शियल बैंक। जो लिखिए पहले पॉइंट लिखिए, आरबीआई, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, बस आरबीआई एक्ट 1934 के, आरबीआई एक्ट 1934 के आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 अनुसूची 2 में आने वाले सभी बैंक को क्या कहते हैं हम लोग, कमर्शियल बैंक कहते हैं। इनको और कौन सा बैंक कहा जाता है मित्रों, क्या बताया था मैंने, शेड्यूल बैंक भी कहा जाता है उसी के नाम पर। कुछ लोग अनुसूचित बैंक कहते हैं, नहीं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनुसूची बैंक, है ना, क्योंकि ये सेकंड शेड्यूल में इसका विवरण दिया हुआ है आरबीआई एक्ट 1934 के, इसीलिए इसको शेड्यूल बैंक भी कहते हैं। चलिए हो गया ये। अगला इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक जो काम का नहीं है वो नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना, इसके बारे में मेंस के क्लास में अच्छे से बात कर लेंगे। इंडस्ट्रियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, इससे क्वेश्चन आता है। औद्योगिक बैंक इसको बोलते हैं। औद्योगिक बैंक का मेन पर्पस क्या था, किस चीज को प्रमोशन करने के लिए लाया गया था मित्रों, इंडस्ट्री को प्रमोशन करने के लिए। लेकिन बाद में देखा गया कि इंडस्ट्री पॉलिसी जो है फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसको कहाँ मर्ज कर दिया गया, मुख्य रूप से कमर्शियल बैंक में। लेकिन जो प्रारंभ हुआ था उसके बारे में लिख देते हैं, आईडीबीआई के बारे में जान लेंगे। आईडीबीआई के बारे में लिख लीजिए, इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया लिखिए, आईडीबीआई जो प्रारंभ किया गया था, आईडीबीआई, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया। और एक बैंक है इंडस्ट्री से रिलेटेड, बताइएगा कौन सा, जानते होंगे आप लोग, नहीं, आईसीआईसी के अलावा छोटा सा है, हाँ बोलिए, लखनऊ में उसका केंद्र है, सिडबी। इसको भी इसी के बिहार पे स्टार्ट किया, तो सिडबी और आईडीबीआई के बारे में पूछता है, दोनों के बारे में सीख लेंगे, ठीक है। लिखिए आईडीबीआई मतलब इंडस्ट्रियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिशमेंट ऑन 1 अप्रैल 1964। कब हुआ था मित्रों, 1 अप्रैल 1964। किस पॉलिसी के बाद हुआ है, 1956 के बाद, 1956 की दूसरी औद्योगिक नीति के बाद इसको स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ था बताइए, कहाँ है, हाँ मुंबई, लिख लीजिएगा बस, मुख्यालय, हेडक्वार्टर मुंबई, यही क्वेश्चन आता है, ये मुख्यालय मुंबई है। और इसी के बिहाफ पे एक और बैंक खोला गया था दूसरा, उसको लिख लीजिएगा, ज़्यादातर उसी से क्वेश्चन आता है, इससे नहीं आता है, इससे पता है कि सारे बच्चे जानते हैं तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। दूसरा इंडस्ट्रियल बैंक कौन सा है, जो इंडस्ट्रियल बैंक की पॉलिसी पे, अच्छा ये किस लिए पूछेगा कि औद्योगिक बैंक निम्न में से कौन सा कार्य करता है, और 4 ऑप्शन दे देगा, तो औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। हालांकि अब ये रहा नहीं, सबको कमर्शियल में मर्ज कर दिया गया, लेकिन फिर भी नैतिक तौर पे थियोरिटिकली क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या बताना है, औद्योगिक विकास, ठीक है। चलिए अगला लिखेंगे, सिडबी। सिडबी क्यों बनाया गया बताइए, सिडबी क्यों बनाया गया, हाँ इसका नाम ही है, हाँ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, सिडबी, सिडबी। एमएसएमई सुने हैं आप,
इसी के लिए बनाया गया। मार मोदी जी बड़का बड़का बात बोलते रहते हैं इसी पे। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, पहले तो इसका मुख्यालय लिखिए कहाँ है, लखनऊ लिखिए, ये क्वेश्चन आता है बार बार, लखनऊ। चलिए लिख लीजिए 2 अप्रैल 1990, कब इसका स्थापना हुआ? 2 अप्रैल 1990। काम क्या करता है मित्रों? स्पेशली वर्किंग फॉर माइक्रो एंड फाइनेंस फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज। छोटे छोटे जो कंपनियां हैं उनको क्या करता है, ये फाइनेंस करता है ना। छोटे छोटे माइक्रो एंड फाइनेंस का मतलब ही हो गया छोटे छोटे कंपनियों को फाइनेंस करना, ठीक है। तो यदि ये पूछे कि एमएसएमई के लिए निम्न में से कौन सा बैंक कार्यरत है, कार्य करता है, तो आप लिख देंगे सिडबी, है ना। और दूसरा बात कि इसको ध्यान रखेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। ये इसलिए क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि अब कोई किसी को ध्यान ही नहीं होगा कि लखनऊ सेंटर भी है, इसलिए क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक। इज इट ओके? अब इंडस्ट्रियल बैंक हो गया। अगला बैंक कौन सा था? एग्रीकल्चर बैंक। एग्रीकल्चर बैंक लिखिए, नाबार्ड। हाँ नाबार्ड तो ठीक है। अच्छा एक और बात होती है, ये मुद्रा बैंक के बारे में भी थोड़ा सीख लेते हैं। मुद्रा बैंक हेडलाइन डालिए, मुद्रा बैंक, मोदी जी जो प्रारंभ किए हैं। मुद्रा बैंक है क्या? मुद्रा बैंक का फुल फॉर्म कोई बताएगा? बताइए, क्योंकि मोदी जी स्टार्ट किए हैं तो पूछा जा सकता है। मुद्रा बैंक का फुल फॉर्म कोई बता दे? नहीं, लोन, छोटा छोटा लोन देने के लिए हुआ है। इसका बताइए। देखिए, माइक्रो यूनिट एंड डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। देखिएगा ध्यान से जरा, इसको पूछा जा सकता है। देखने में लग रहा था मुद्रा इतना छोटा है, देखने इसका मीनिंग कितना बड़ा है। इसको पूरा लिख लीजिए, फुल फॉर्म स्पेशली लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म को भी हाईलाइट कर लीजिएगा। अब आप ए छूट गया है क्या? ये बैंक है? मुद्रा बैंक के लिए अलग ब्रांच बनाया गया है क्या? हा? नहीं ना, ध्यान रखिएगा, मुद्रा बैंक इज नॉट अ बैंक। ये क्या है मित्रों? ये रीफाइनेंस एजेंसी है। ये रीफाइनेंस एजेंसी है, ये एक स्कीम की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि सुनो, ऐसा करो कि जो गरीब लोग हैं, जो एमएसएमई लोग हैं, जो मुद्रा स्कीम के अंडर आ रहे हैं, उनको क्या करना है, तुम्हें उनको देना है तुम लोगों को लोन, है ना। तो ये एक स्कीम था जो मोदी जी के बिहाफ पे लॉन्च किया गया। और इसी के तहत कुछ लोगों को, जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, इनको क्या दिया जाता है? लोन दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि मुद्रा बैंक लिख के आएगा, लेकिन यह बैंक नहीं है। मुद्रा बैंक इज नॉट अ बैंक, है ना। ऐसा नहीं कि ऑप्शन में दे दिया मुद्रा बैंक, इसको टिक कर दीजिए, पहले उसको इवेल्युएट कर दीजिएगा, क्योंकि मुद्रा बैंक बैंक है ही नहीं, ठीक। अब नहीं, रूरल नहीं, हर जगह चलता है ये। बेसिकली जो इसको क्या वो आरआरबीज को दिया जाता है। हालांकि उसको अब धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। आरआरबीज पहले 100 से ज़्यादा थे, अब लगभग 50-51 ही बचे हुए हैं। उस पर एक समिति का रिपोर्ट आया है, फाइनेंस वित्तीय समिति का रिपोर्ट। उसमें कहा गया है कि आरआरबी खासतौर पे किसानों की हत्या करने का काम कर रहा है। क्यों बताएंगे कभी इसके बारे में। बेसिकली बात होगा, जो एमएसपी, जो किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था, इसमें भी इसके बारे में चर्चा किया गया था। बेसिकली होता क्या है, आरआरबी जो है बिना सोचे लोन दे देता है। और लोन तो बंदा लेके लोन क्या किया कि अपना इन्वेस्ट कर दिया खेत में, और खेत से उतना उत्पादन नहीं हुआ, अब वो उसका पूरा नहीं कर पा रहा है, टेंशन में आ जाता है, टेंशन में आके जहर खा के मर जाता है। तो बेसिकली बैंक ने कहा कि देना ही नहीं है आपको लोन, या तो आपको लोन देना है तो आप इस तरीके से सब्सिडाइज करके दीजिए कि लोन दीजिए तो उसका इंप्लीमेंट कर सके, अदरवाइज मत दीजिए। बात समझ गए? तो ये अभी हाल फिलहाल ही एक समिति का रिपोर्ट आया है। खैर छोड़िए, इस पर क्लास को अब यहीं ख़त्म करते हैं। कल बाकी और सारे टॉपिक को कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग। लगभग अब मेन जो आप लोगों का क्रैश कोर्स वाला काम था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। मुख्य रूप से 3-4 और 2-3 टॉपिक बचे हैं जो आप लोगों के क्रैश कोर्स में काम आएगा, है ना। बाकी करेंगे कल, है ना, आगे। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं कल।